नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का खरा सौदा में। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ है अजय। अगले 2.5 घंटे बाद होगी आपके लिए क्या ट्रेड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ग्लोबल बाजार से, जो संकेत थोड़े से नरमी के मिल रहे हैं। क्या हम भी थोड़े से गेन्स इरोड कर सकते हैं, या फिर कल जो एक शानदार रिबाउंड दिखा उस तरह की तेजी फिर से देखने को मिल सकती है। आज हफ्ते का आखिरी कारोबार दिन भी है, तो चलिए अगले 2.5 घंटे ये सारी बातों पर स्ट्रैटेजी पर डिस्कशन होगी। लेकिन पहले एक बार 4 बड़े ट्रिगर्स समझ लेते हैं कि इस वक्त कहाँ अच्छे बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं, राइट्स इशू कहाँ किन लेवल्स पर आ रहा है। तो पहले तो यूएस मार्केट से वहाँ थोड़ी सी वीकनेस है और गिफ्ट निफ्टी भी इस वक्त आपको 21,775 लगभग 30 पॉइंट्स नीचे दिखाई दे रहा है। लेकिन क्योंकि एक बड़ी तेजी यूएस मार्केट्स में भी आ गई थी, तो क्या एक प्रॉफिट टेकिंग है, इसको थोड़ा डीप में डिस्कस करेंगे। और दूसरे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इस पर क्या कह रहे हैं। ग्रासिम पर कल हम बात कर ही रहे थे कि राइट्स इशू को लेकर कुछ टर्म्स आ सकते हैं, कुछ और डिटेल सामने आई है, तो ग्रासिम को कैसे ट्रेड करना है। और साथ ही जहां शानदार बिजनेस अपडेट, शोभा में तो ऑलरेडी एक बड़ी मूव कल आ चुकी थी, बिजनेस अपडेट शाम को आया, क्या फॉलो बाइंग पॉसिबल है। और दूसरे लेंडर्स में जो एमएफआई स्पेस के हैं, माइक्रो फाइनेंस स्पेस है, वहां पर कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्मॉल फाइनेंस के आए हैं अच्छे अपडेट्स, इन सब पर डिस्कशन होगी। और साथ ही ब्रोकिंग हाउस की जहां बड़ी रिपोर्ट्स हैं, एचएएल पर 3 कवरेजेस आई हैं पीछे के दिनों में, इन पर भी बात करेंगे। और सीजी पावर पर भी जो बड़ा बाय रेटिंग है, क्या यहां पर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपकी ट्रेडर्स कैसे अप्रोच करेंगे आप उसको। ठीक है, चलिए ये तो हुई 4 बड़े ट्रिगर्स, लेकिन एक एक कर इनको डिस्कस करते हैं। थोड़ी सी प्रॉफिट मॉर्निंग एक और सेशन था जिसमें आपको यूएस मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। आप इस पर क्या रीड कर रहे हैं यूएस मार्केट से, कितना सिग्निफिकेंट, या फिर आप देखिए यूएस मार्केट से भी बहुत ज्यादा क्लियर क्यूज नहीं आ रहे हैं, पहली बात तो ये। और आ भी रहे हैं तो बहुत मिक्स्ड आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि आप क्रूड ऑयल की रैली को देख के ना कभी बहुत ज्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि यूएस और चाइना आपको इंश्योर करेंगे कि आपके पेट्रोल पंप पे आपको जो तेल मिल रहा है वो 108 रुपए पर ही पेट्रोल मिले कभी अच्छे टाइम तक। कल आपने देखा जैसे ही बाजार में थोड़ी सी रैली आई, इन्वेंट्री बढ़ गई। इस समय यूएस जो है इतना बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन गया है और उन्होंने स्ट्रेटेजिक रिजर्व इतने ह्यूज बना लिए हैं, मार्केट शेयर गेन करने के लिए भी बाजार में माल देते ही रहते हैं। दूसरी बात ये कि चाइना और यूएस की इकोनॉमी का हाल थोड़ा वीक है। तो देखिए जब भी क्रूड जो है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में सेल ऑन रैलीज है, और वही हो रहा है। जब भी बढ़ता है इतना माल कुछ ना कुछ सप्लाई का, कभी वेनेजुएला बढ़ा देगा, कभी मिडल ईस्ट माल बढ़ा देगा मंडी में, तो कुल मिलाकर परेशान मत होइए। आज फिर नीचे आ गया। डॉलर इंडेक्स ने भी रैली दिखाई थी, उछाल दिखाया था, वो भी घटा, वो भी वापस 102 के जस्ट ऊपर आ गया है, जबकि एक बड़ी रैली आ गई थी 107 वाला 101, उसके बाद रिबाउंड, तो ये भी वहां से भी आपको कंफर्ट मिल रहा है। यूएस मार्केट में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में अभी भी गिरावट है, हमारे आईटी स्टॉक में थोड़ा दबाव बन सकता है। तो यूएस मार्केट से मिक्स क्यूज हैं, बट अगर जो भी देखिए, कल आपने एक बात ध्यान दी, दुनिया भर के नेगेटिव क्यू थे, लेकिन इंडियन मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा था। तो कोई कोरिलेशन, डायरेक्ट कोरिलेशन अभी ग्लोबल मार्केट से नहीं। जब तक कोई बड़ी बात अगर आई, बड़ी बात होगी, तो हम बैठे हैं आपको बताने के लिए। ठीक है, बिल्कुल। जब आप इंडियन मार्केट को टच बेस कर रहे हैं, तो एक्चुअली क्या शानदार रिबाउंड आया। मतलब सारे स्पेसेस में आप देखें, इनफैक्ट जो स्पेसेस वीक थे वहां पर भी रिबाउंड थे। मजा आया आपको कि हमने सुबह ही बताया था कि ये ग्लोबल मार्केट को देख के परेशान मत होइए आप। मौका देखिए। कल सबसे अच्छी बात प्रियंका ये थी कि ये ट्रेंड डे था। एक तो मामूली गैप के साथ फ्लैटिश खुला, उसके बाद डेज हाई पे बंद हुआ। दिन भर में कल निफ्टी, बैंक निफ्टी ने एक भी इंट्राडे डिप नहीं दिखाई। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ये ट्रेंड डे मजबूती का साइन होता है। दूसरी बात ये कि 2-3 दिन के साइडवेज लो वॉल्यूम फॉल वाले दिनों के बाद कल आपको लिक्विडिटी वापस आती हुई नजर आई, क्योंकि 2-3 दिन की लिक्विडिटी एफआईआई देर लगा रहे थे लौट के आने में अपनी लंबी छुट्टी में। उनके यहाँ 10-10 दिन, एक हफ्ते की छुट्टियां होती हैं न्यू ईयर पे। हमारे यहाँ तो एक दिन की भी नहीं होती है, हालांकि वो बात अलग है। कल वापस आए वो, और अच्छा उन्होंने स्टार्ट किया बढ़िया, 1500 करोड़ की करीब की कैश बाइंग कर दी। कल इंडिया विक्स को लेके आए डाक्टर साहब, यहाँ पे बहुत मजेदार एक ट्रेंड देखने को मिला। इंडिया विक्स कल डेज लो के बंद हुआ, करीब 5.5-6% का फॉल। ये दिखाता है कि एक तरफ तो एफआईआई वापस आ रहे हैं, बट बाजार में जो लोकल ट्रेडर्स हैं उनको भी कॉशन थोड़ा उन्होंने साइड में रख दिया। 3 दिन से कॉशियस थे भाई, अब जो है दिखाई नहीं दे रहा क्या करें, कॉशन साइड में रखिए, एक्शन वापस शुरू करिए। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स लेके आइए। जैसे ये कॉशन साइड में रखा, मिड कैप स्मॉल कैप में जबरदस्त खरीदारी कल दिखाई देने लगी। ये देखिए डेज हाई पे बढ़िया 1% का गेन आपको स्मॉल कैप में दिखाई दा, और मिड कैप भी 0.25% के गेन के बाद आया। आपको याद होगा करीब 1 महीने से सारे स्ट्रेटेजिस्ट यहां पर भी आए, कह रहे हैं साहब ये साल लार्ज कैप का है, मिड कैप को छोड़ दीजिए। डोमेस्टिक ट्रेडर भी ये बोल रहे हैं थोड़ा मिड कैप की तरफ ध्यान कम हो रहा है। कहाँ ध्यान कम हो रहा है, ये देखिए क्या बात है।
तो कॉशन साइड में रखा, बढ़िया मिड कैप्स में बाइंग आ गई है। तो पॉइंट ये है कि जब तक आपको कोई बड़ी ज़बरदस्त नेगेटिव न्यूज़ मिलती है, बहुत ज़्यादा कॉशन मत करिए कॉशन, तो स्टॉप लॉस लगाइए, इसीलिए बना है वो टूल। कल एक और बात है, हमने वही 21,500-600 के जोन पे बढ़िया सपोर्ट लेके रिबाउंड किया है। आपके बैंक निफ्टी ने भी। दिक्कत क्या है कि आज जो है हम रेजिस्टेंस एरिया में घुस रहे हैं 21,700 के पास ही। हाँ, ये जो है 21,700-800 जो बढ़िया रेजिस्टेंस एक एरिया बार कल क्रॉस हुआ, इनफैक्ट फ्यूचर में तो क्रॉस हो गया था। हाँ, इंट्राडे में, लेकिन पकड़ के नहीं रख पाए। और ये जब तक क्रॉस नहीं होता है ना 700-800 का जोन, अगर ये क्रॉस होता है तो 22,000 के आपका दरवाजा खुल जाता है, फ्लड गेट्स 22,000 के लिए खुल जाते हैं। अभी अंश भी जुड़ेंगे, कल सबसे ज्यादा काम हुआ है ऑप्शंस में 22,000 के कॉल्स में। यानी लोग दांव लेने के लिए अब ईगर हो रहे हैं, भाई एक बार तो 22,000 होगा, उसके बाद देखेंगे गिरावट का। इवन अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो वो धीरे धीरे रेजिस्टेंस जोन में जा रहा है। जब तक 48,200 500 जो है ना 200-300 पॉइंट थोड़ा समय बिता सकता है, रेजिस्टेंस जोन है। ये खुला तो सीधे 43,000 का रास्ता खुल जाएगा मेरे हिसाब से। कल जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर में जबरदस्त काम हुआ, उसके ऊपर हम एक स्पेशल डिस्कशन भी लेके आएंगे। रियल एस्टेट में देखिए, हमारे टीम में भी ये लोग मानते हैं भाई नया क्या है, ऐसा क्या नया हो गया इतना बड़ा बड़ा। भाई साहब नया ये हुआ, कल आपने शोभा डेवलपर की कमेंट्री देखी है, क्या जबरदस्त कमेंट्री दी है Q3 अपडेट के साथ। 15% चला है। जहां जहां पे मैनेजमेंट आके बता रहा है कि Q3 अपडेट्स ठीक आएंगे, कमेंट्री अच्छी है, विजिबिलिटी अच्छी है। आपको पता है प्रियंका, आपको आश्चर्य हो गया जान के कि लग्जरी रियल एस्टेट की देश भर में इन्वेंट्री इस समय कहां पे है? आई थिंक लोअर लेवल्स पे है, 15 साल के लोएस्ट लेवल पे। यस, माल ही नहीं है किसी के पास, इसीलिए बड़े बड़े धड़ल्ले से लग्जरी प्रोडक्ट की लॉन्चेस हो रही है, वो माल खप रहा है क्योंकि माल है नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो मूव आपको दिखाई दिया, ये भी एक फोमो टाइप का मूव था। लगभग हर स्टॉक चल रहा था। मेरे हिसाब से केयरफुल रहना चाहिए, वीक फंडामेंटल वालों से दूर रहें, बढ़िया वाले स्टॉक्स के तरफ रहें, क्योंकि वहीं आपको रिजल्ट के अंदर ये पॉजिटिवनेस दिखाई भी देगी, ट्रांसलेट होती हुई। एक और एरिया पे आपको नजर रखनी है, डाबर को लेके आइए। कल शाम को Q3 अपडेट्स में डाबर ने हल्की सी, डाबर इज अ वेरी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। डाबर अगर कहता है कि हल्की हल्की ग्रीन शूट्स आ रही हैं, थोड़ी सी सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन साहब अभी पूरी तरह हम कह नहीं सकते, फिर भी कह रहे हैं हल्का सा इंप्रूवमेंट हुआ है, लग रहा है चीजें बदल रही हैं ऑन ग्राउंड। हालांकि क्लियर साइंस नहीं है, उन्होंने अपने आप को हेज करते हुए। डाबर कल 560 के करीब गया, डे हाई पे बंद हुआ। आज आपको डाबर की कमेंट्री से दूसरे कंज्यूमर स्टॉक्स और जिनका टियर 2 टियर 3 रिटेल की तरफ रुझान है, वहां पे नजर रखनी है। V2 रिटेल लेके आइए। V2 रिटेल लगातार एक टियर 2 टियर 3 रिटेलर है। आपको बॉम्बे में किसी से पूछेंगे ना, या प्योर दिल्ली में शायद जानते भी नहीं है, क्योंकि छोटे शहरों में, जयपुर में, लखनऊ में फैला हुआ है। 4 दिन से 5 दिन से सर्किट पे है और वॉल्यूम ग्रोथ आई है। तो अर्ली साइंस हैं कि तो आपको ये टियर 2 टियर 3 वाले कैटेगरी स्टॉक्स, रूरल स्टॉक्स पर नजर रखनी है, क्योंकि डाबर की कमेंट्री के बाद कुछ और वहां पे रब ऑफ हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बार तो एफआई की लॉन्ग पोजीशन 70 के करीब जाके 63-64 पे घटी थी, थोड़ी सी वापस आई है। ऑप्शन डेटा में कल बढ़िया काम हुआ है, कॉल साइड पे किस लेवल्स पे काम हुआ है वो बताएंगे अंश, जो हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में बैठे हुए हैं और अपने सुंदर सुंदर चार्ट्स लेके एक एक चार्ट को पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे। गुड मॉर्निंग अंश। गुड मॉर्निंग अजय जी। तो जैसे कि हम देख सकते हैं चार्ट में, निफ्टी एक्चुअली 21,500 और 21,800 के बीच में क्लोज हुआ है 7वें सेशन के लिए। लेवल्स की बात करें तो रेजिस्टेंस हमने पिछला बताया था 21,680 का, और वहां के ही आसपास 21,683 पर ही हाई बनाया था पिछले सेशन में भी। तो इस बार हमने रेजिस्टेंस यहां से थोड़ा उठा के 21,800 पे पहला रेजिस्टेंस रख दिया है, जो कि ये कंसोलिडेशन का अपर रेंज भी है। नीचे की तरफ सपोर्ट देखें तो 21,500 पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, जो कि इस कंसोलिडेशन का लोअर रेंज भी है। अगर एफएनओ की बात करें तो यहाँ हमें फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट कुछ 1.8% से घटते हुए दिख रहा है, जिसमें शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड नजर आ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अगर ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ हमें सबसे ज़्यादा एक्टिव कॉल बैंक दिख रहा है 22,000 पे। तो जो ऑप्शन ट्रेडर्स है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी 22,000 लेवल तक टच करेगा आने वाले वीकली एक्सपायरी तक, जो कि अगले हफ्ते के थर्सडे है। तो ऑप्शन ट्रेडर एक्सपेक्ट करें कि निफ्टी ना जस्ट ये कंसोलिडेशन ब्रेक करेगा, लेकिन ऊपर जाके ये इस साइकोलॉजिकल मार्क के आसपास भी जा सकता है। नीचे की तरफ देखें तो मोस्ट एक्टिव पुट राइटिंग हो रही है 21,500 पे, जो कि हमारा सपोर्ट लेवल भी है और ये भी सपोर्ट दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं विक्स की तरफ।
विक्स में देखेंगे तो 5% की गिरावट नजर आई है। विक्स जब घटता है तो अच्छा होता है, क्योंकि विक्स जब बढ़ने लगे तो वो एक रिस्क वाला पोजीशन हो जाता है कि ज़्यादा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट हो सकती है, तो इस वजह से मार्केट थोड़ा सा कॉशियस हो जाता है। तो विक्स इस लेवल से गिरना थोड़ा एक पॉजिटिव साइन भी देखा जाता है। लॉन्ग पोजीशंस देखें तो जैसे अजय जी ने भी बताया अभी कि लॉन्ग पोजीशन अभी 66 के आसपास है, जो कि ये भी एक पॉजिटिव साइन है। 70 के आसपास जाना वो एक थोड़ा सा कॉशियस सिग्नल था, क्योंकि यूजुअली वहाँ से बहुत बार नीचे की तरफ घटने लगता है, तो अब ये थोड़ा सा कंफर्ट लेवल के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। ओके, तो ठीक है, ये विक्स घटा, आपने हमें निफ्टी में बताया, एक्टिव कॉल्स 22,000 की काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। अब बैंक निफ्टी पर भी बताएं, वहाँ किस तरह का पोजीशनिंग दिख रही है? जी बिल्कुल, निफ्टी का बैंक भी ले आते हैं स्क्रीन पे। अगर इसका भी चार्ट देखें तो जो 1500 का जो रेंज बना हुआ है 46,700 से लेके 48,200 तक का, दरअसल निफ्टी बैंक उसके अपर रेंज पे ही जस्ट वहाँ पे आके वहाँ पे रेजिस्टेंस लेके वहाँ पर क्लोज हुआ है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस 48,500 का नज़र आ रहा है, और वहाँ से और ऊपर गया तो 48,800 का दूसरा अहम रेजिस्टेंस दिख रहा है। नीचे की तरफ सपोर्ट हमें 47,700 पे दिख रहा है, जो कि एक 20 DMA का लेवल भी है। पिछले सेशन में भी वहाँ से ही अच्छी खरीदारी होती हुई हमें नजर आई थी। FNO की बात करें तो यहाँ हमें ओपन इंटरेस्ट करीबन 2.5% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि लॉन्ग बिल्डअप का ट्रेंड दिखा रहा है। ये भी एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइन है निफ्टी बैंक के लिए। कॉल बाइंग देख रहे हैं हम 49,000 के स्ट्राइक प्राइस पे, तो मतलब एक्सपेक्ट हो रहा जा रहा है कि यहाँ लेवल तक जाएगा अगले हफ्ते के एक्सपायरी तक। नीचे की तरफ देखें तो पुट राइटिंग हो रही है 48,000 के साइकोलॉजिकल मार्क पे, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अगर निफ्टी बैंक जोर से नीचे गिरा तो। ठीक है, तो ये आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दी। ऊपर की तरफ जहां अच्छा एक्शन दिख रहा है, यहाँ पर भी 49,000 की भी कॉल में अच्छी बाइंग हुई है, तो देखना होगा, वॉच करेंगे। लेकिन दो स्टॉक्स जो आज एक्शन में रह सकते हैं, जहां ट्रेड के लिए स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। जी बिल्कुल, तो सबसे पहला स्टॉक हमें बजाज फाइनेंस का दिख रहा है। अगर इसका भी चार्ट देखें तो एक्चुअली स्टॉक ने एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। हालांकि ब्रेकआउट दिया नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा ब्रेकआउट कैंडिडेट हो सकता है। इसका वॉल्यूम भी कुछ ट्वाइस था 20 डे एवरेज का देखेंगे उसके कंपैरिजन में, तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन भी अच्छा दिखा है, तो ये एक अच्छी खरीदारी वाला स्टॉक बन सकता है। दूसरा स्टॉक जो हमारे लिस्ट में है वो है इंडिया सीमेंट का। इस स्टॉक ने दरअसल इसका चार्ट देखे तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर को ब्रेकआउट देके ऊपर जा चुका है, और साथ ही साथ 1 ईयर हाई का स्तर भी छू चुका है। तो ये एक दूसरा स्टॉक हो सकता है जिसे खरीदारी के लिए देख सकते हैं। क्या बात है, शानदार। इंडिया सीमेंट और दूसरा कौन सा स्टॉक था आपका? बजाज फाइनेंस। ये गलत बात है, बजाज फाइनेंस तो सभी का लॉन्ग है, कौन उसमें शॉर्ट है? सब माल लेके बैठे हैं 2-3 दिन से, जब से उन्होंने थर्ड क्वार्टर दिया। इनफैक्ट जब से RBI ने उनके ऊपर कड़ा रुख रखा था, उस पॉइंट से लोगों ने माल लेना शुरू कर दिया। बट ठीक है, आप कह रहे हैं तो ले लेंगे एक बार हमारे व्यूअर्स लॉन्ग पोजीशन। थैंक यू वेरी मच अंश। संतोष मीना, अक्षय भागवत हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाजार की बातचीत को आगे लेके जाने के लिए। संतोष जी, ये तो बड़ी गलत बात है, बाजार ने कॉशियस करके माल छुड़वा दिया 3 दिन में, और फिर 1 साइड भाग के वापस खड़ा हो गया। ये तो गलत बात है, ट्रेडर्स के साथ नाइंसाफी हुई है। कैसे ट्रेड करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी? जी, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यस, मार्केट ने एक करेक्शन दिया था, बट आप स्क्रीन देखते नॉर्मली कंसेंसस यही था कि लार्ज कैप आउट परफॉर्म करेंगे और मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट हमको थोड़ा सा उल्टा देखने को मिला। लार्ज कैप में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, लेकिन मिड कैप में स्ट्रेंथ कंटिन्यू थी। तो वो एक साइन था कि जो थोड़ा सा सेलो पुल बैक आया है निफ्टी में 300 पॉइंट का, वो एक फिर से शायद बाउंस बैक आ सकता है। स्पेशली बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो आपने 20 डे मूविंग एवरेज से स्मार्ट बाउंस बैक आया है। तो यस, अभी ट्रेंड इंटैक्ट है, बट फिर भी थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए हाई लेवल पे। ऐसा नहीं है बेरिश व्यू बुलिश ही है, लेकिन लेवल्स और मार्केट की स्क्रीन को रिस्पेक्ट करिएगा। अगर मार्केट में कभी भी कोई सिग्नल्स मिलेंगे वीकनेस के तो उसको प्ले करिएगा, बट अभी फिलहाल कोई ऐसे साइन नहीं है। निफ्टी की बात करें तो मेरे हिसाब से अभी मोमेंटम को प्ले करना चाहिए। 21,680 700 एक रेजिस्टेंस एरिया है, 700 क्रॉस करता है तो मुझे लगता है हम 21,800 से 850 फिर से टेस्ट कर सकते हैं। नीचे 21,500 जो 10 डे मूविंग एवरेज है निफ्टी का, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो अभी 21,550 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हो। बैंक निफ्टी मुझे रिलेटिवली बेटर लगता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक 20 डे मूविंग एवरेज से अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला। अब ग्लोबली भी देखोगे, यूएस में भी तो एक थोड़ा सा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स लास्ट ईयर काफी आउट परफॉर्म किए थे, वहां प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी है। तो मे भी हमारे यहाँ भी वही एक मिरर इमेज देखने को मिले, हमारे यहाँ भी बैंकिंग स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते दिखे। और जो अपडेट्स भी आ रही है, बिजनेस अपडेट्स, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग आ रही है। मुझे बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 48,700 का टारगेट रहेगा, नीचे 47,950 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, ठीक है, तो ये तो बात हुई इंडेक्स पर। ठीक है,
अब ये समझ लेते हैं आज के स्पेसिफिक ट्रेड्स क्या हैं, क्या क्लियर सिग्नल तो हैं अब अक्षय, क्या बाय के ट्रेड्स ले रहे हैं और कौन से सेक्टर से ले रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। मॉर्निंग। मैंने जो दो स्टॉक्स का चुनाव किया है दोनों एफएमसीजी क्षेत्र से है। तो आप जनवरी सीरीज की स्टार्ट देखें तो एफएमसीजी जो काउंटर्स है काफी लाइमलाइट में आ चुकी है, काफी स्टॉक्स में बाइंग की एक्शन रुक देखने को मिली है। तो यहाँ पे मेरा पहला स्टॉक का चुनाव है जो है डाबर। तो डाबर में आप देखें तो कल एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था डे ट्रेडिंग में, अच्छा बुलिश कैंडल क्लोज हुआ है और 550 का जो एक रेजिस्टेंस हुआ करता था उसको ब्रेक करा है। तो मैं एक पॉजिटिव सेटअप मान के चल रहा हूँ डाबर में फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। यहाँ पे आपको डाबर बाय करना है करंट रेट फॉर अ टारगेट ऑफ 585 और आप ये ट्रेड में 556 की स्टॉप लॉस बनाई है। दूसरा ट्रेड मेरा जो एफएमसीजी सेक्टर से है वो है जुबिलेंट फूड। तो जुबिलेंट फूड भी एक कंसोलिडेशन में रहा है काफी ट्रेडिंग सेशंस तक। अभी एक 550 555 ये सपोर्ट बेस पे है जहां बार बार ये उछलता हुआ दिखता है। तो यहाँ वापस सपोर्ट बेस से उछल जाएगा, अच्छी बाय मोमेंटम रिगेन कर जाएगा, ये मेरा मानना है। तो बाय करके चले, 579 का टारगेट बनाइए और स्टॉप लॉस बनाइए 552 की। ऑलराइट, संतोष आपके ट्रेड्स भी बताएं। यस, मेरे भी दो ट्रेड्स है, दोनों ही बाइंग साइड है। जैसा मैंने कहा कि बैंकिंग स्टॉक्स में एक स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो मेरा पहला स्टॉक बैंकिंग स्पेस से ही रहेगा। डीसीबी बैंक इस स्टॉक की बात करें तो इसमें बहुत ही अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 162 का टारगेट रहेगा, 152 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक मेरा जीएमआर इंफ्रा स्टॉक और जीएमआर एयरपोर्ट जिसका सिंबल जीएमआर इंफ्रा है। मैं इस पे कई दिनों से बुलिश हूँ और इसका स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। कल भी अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है। लग रहा है कि शायद यहाँ से और स्ट्रेंथ बन सकती है और मुझे लगता है स्टॉक बहुत ही जल्दी 3 डिजिट में भी जा सकता है। इसमें खरीदारी करना चाहिए। 88 का टारगेट रहेगा, 83 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, चलिए जीएमआर एयरपोर्ट्स, कल भी बड़े ब्लॉक्स लगे जीएमआर एयरपोर्ट्स पे। अब 88 तक का टारगेट आ रहा है। ठीक है, सारी दोनों एक्सपर्ट्स की स्ट्रैटेजी हमारे सामने आ गई है, लेकिन बड़ी कॉल्स कहाँ आ रही हैं? बड़ी कॉल्स आ रही हैं निफ्टी पर। जी हाँ, सीएलएसए और नोमुरा दोनों ने ही अपने टारगेट्स दिए निफ्टी पर। 24,260 तक का टारगेट है इस वक्त नोमुरा का। बाय एंड ऑफ 2024 लगभग 12% जो एक एवरेज रिटर्न है। और सीएलएसए ने भी अपना रिटर्न बोला है कि थोड़ा सा परफेक्ट यूएस की सॉफ्ट लैंड के लिए इक्विटीज बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं उन्हें एज अ कैसे। देखिए, खास बात जो है ना इसके अंदर देखने लायक, टारगेट वारगेट तो सभी 25,000 के दे रहे हैं, इसमें कोई खास बात नहीं, इसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात मालूम है क्या है? मेरे हिसाब से नई बात सीएलएसए ये कह रहा है कि इंडियन मार्केट प्राइस टू परफेक्शन है। ये पूरी जानकारी लंबी चौड़ी रिपोर्ट में ये सबसे खास बात है कि भारतीय बाजार प्राइस टू परफेक्शन है। अर्निंग्स या कोई और चीज़ के ऊपर कोई डिले हुआ, रेट कट्स में डिले हुआ, कोई भी बात हुआ तो नेगेटिव सरप्राइज और सेंटिमेंट पर इम्पैक्ट आ सकता है। ये बात सीएलएसए कह रहा है आज। सारी अच्छी बातें हैं, ये है वो है, बराबर बराबर, लेकिन खास बात ये है कि प्राइस टू परफेक्शन है उम्मीदों के हिसाब से, अर्निंग एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से। तो कोई भी नेगेटिव सरप्राइज अगर आया तो बाजार में निराशा आ सकती है। अब निराशा को कितना फॉल आएगा वो अपने हिसाब से उन्होंने छोड़ दिया है आपके ऊपर। नोमुरा ने भी क्या बोला है? नोमुरा ने भी आपको यही बताया, उन्होंने ओवरवेट बताया कहाँ का है। उन्होंने कहा कि फेयर वैल्यू रेंज में है बाजार। नोमुरा ने कहा है 10 से 12% आती है। नोमुरा ने जो खास बात बोली है 10 से 12% की रिटर्न की उम्मीद करिए बस। बड़ी एवरेज और कंजर्वेटिव रिटर्न है। पॉइंट ये है कि 20% इंडेक्स चल चुका है पिछले साल, तो इस साल उसके बाद भी वो 10-12% बोल रहे हैं, बहुत गनीमत की बात है। वो तो मेरे हिसाब से काफी अग्रेसिव हो रहे हैं। 20% लास्ट टाइम चला है, लास्ट ईयर 8 साल से आपको पॉजिटिव रिटर्न मिल रहे हैं। तो इस साल नोमुरा के हिसाब से वो जो दबी जुबान में ये कह रहे हैं कि मॉडरेट रखिए थोड़े रिटर्न एक्सपेक्टेशंस। आप समझी? तो लेकिन निफ्टी का टारगेट तो यहाँ से लगभग 12% का दिख ही रहा है ना जो वो दे रहे हैं। वही तो बात है कि आप मॉडरेट रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखिए, ये ज़्यादा उचित होगा। क्योंकि दोनों अंदर अंडरलाइन बात ये कर रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक ये हो सकता है आपका पोर्टफोलियो सिलेक्शन इतना बढ़िया हो कि आपको 50% रिटर्न मिल जाए, लेकिन अमूमन गुंजाइश गलती की बाजार में थोड़ी कम हो गई है, ऐसा सीएलएसए कह रहा है। और नोमुरा ने भी जो टारगेट लगाया है वो 10-12%। हाँ, 10-12% एवरेज आप देखें तो 24,260 उतना ही आता है। 10 से 12% इंडेक्स पे अगर आपने कमा लिया, अपने को पॉजिटिव समझें, अपने आप को खुश नसीब समझें, थोड़ा सा मॉडरेट रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखें। इसलिए शायद फोकस स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वहीं से जो भी अल्फा आएगा, वरना आपकी रिटर्न थोड़े से इस बार सॉफ्ट हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं
और समय हो गया है अपने रिसर्चर्स को लाने का। हमारे साथ आशीष शाह इस समय जुड़ रही हैं स्टॉक्स एंड न्यूज़ लेके। ढेर सारे स्टॉक्स एंड न्यूज़ हैं और सबसे बड़ी वाली उसमें से ये है कि साहब, जैसा कि हमने आपको बताया था, ग्रासिम ने 4000 करोड़ के राइट्स इशू को मंजूरी दे दी है। आशीष शाह। जी हाँ, ग्रासिम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फंड रेज अप्रूव किया है। राइट्स इश्यू के द्वारा ये फंड रेज किया जाएगा। 4000 करोड़ का राइट्स इश्यू होगा और राइट्स इश्यू प्राइस को देखें तो 1812 रुपीज़ प्रति शेयर पर किया जाएगा, जो कल के मार्केट प्राइस से 12% के डिस्काउंट पे होगा। इसके अलावा राइट्स इश्यू रेशियो 179:6 है, यानी अगर आपके पास 179 इक्विटी शेयर्स है ग्रासिम के तो आपको 6 राइट्स इश्यू के शेयर्स मिलेंगे। इसके अलावा राइट्स इश्यू के इस्तेमाल की बात करें, यूटिलाइजेशन की बात करें तो डेट रीपेमेंट, कैपेक्स और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ये राइट्स इश्यू के प्रोसीड्स इस्तेमाल किए जाएंगे। 10 जनवरी रिकॉर्ड डेट होगा। इसके लिए एलिजिबल होने के लिए 9 जनवरी लास्ट डे होगा। इसके अलावा पेमेंट टर्म्स की बात करें तो सबसे पहले एप्लीकेशन पर 453 रुपीज़ प्रति शेयर देने पड़ेंगे और इसके अलावा बैलेंस पेमेंट 3 पार्ट्स यानी 3 कॉल्स में देने होंगे मार्च 2026 तक। राइट्स इशू की बात करें तो राइट्स इशू एंटाइटलमेंट का प्राइस 251 रुपीज़ प्रति शेयर रहेगा और शेयर होल्डर्स इस राइट्स एंटाइटलमेंट को बेच भी सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे देखें तो 1506 रुपीज़ इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेंगे 6 इंटू 251 रुपीज़ पर शेयर, जो 8.5% का डिविडेंड यील्ड निकल कर आता है। इसके अलावा शेयर होल्डर्स राइट्स एंटाइटलमेंट को एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन इसका पेमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एप्लीकेशन पर देना पड़ेगा और उसके बाद 3 कॉल्स के द्वारा ये पेमेंट किया जाएगा। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ अभी कम है। करंट मार्केट प्राइस और रेशियो देखें तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन अगर ग्रासिम में इन्वेस्ट करना है तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एप्लीकेशन पर थोड़ा ही अमाउंट देना है। ऑफ कोर्स राइट एंटाइटलमेंट कितने पर ट्रेड होता है उस पर भी काफ़ी कुछ निर्भर रहेगा, लेकिन हाँ, बड़ी न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है, जहाँ 4000 करोड़ कंपनी ने राइट्स इश्यू के द्वारा रेस किया है। राइट, थैंक्स वेरी मच आशीष, आपने ये सारी डिटेल्स हमें समझाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। पैनल पर हमारे साथ सुमित मूलचंदानी भी हैं, उनसे भी समझते हैं वो आज कैसे ट्रेड कर रहे हैं। सुमित, मॉर्निंग, आपके ट्रेड्स। हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो पहले एक छोटा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी का। देखिए, बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट लेवल है। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अपना एक रेजिस्टेंस क्रॉस करके एक न्यू हाई की तरफ अप्रोच करने की ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहेंगे। अगर स्पॉट लेवल की बात करें तो 48,000 विल बी आवर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉर द टारगेट ऑफ 48,600। दीज आर द स्पॉट लेवल्स। तो 48,600 अगर क्रॉस हो रहा है तो बिल्कुल ये 49,000 के लिए अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। निफ्टी में थोड़ा सा कंसोलिडेशन रह सकता है, लेकिन स्पॉट लेवल में 21,700 के अपसाइड अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है तो बिल्कुल यहाँ से एक 100 से 200 पॉइंट्स का रैली देख सकते हैं। आज के जो 2 स्टॉक रहेंगे दोनों बाय साइड के रहेंगे। देखिए, पहला रहेगा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, चोला फिन का। काफी अच्छा एक ब्रेकआउट कल दिया हुआ है और अपने पिछले जो रेजिस्टेंस लेवल था 1270 का, उसको क्रॉस करके सस्टेन किया है। तो यहाँ पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देखिए फॉर द लेवल्स ऑफ 1390 एंड 1460 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1240। जो दूसरा है वो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। देखिए, स्टॉक ने अपना 480 का एक हाई बनाया था, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आया हुआ था, लेकिन स्टॉक ने अपना 50 डे मूविंग एवरेज को काफी अच्छा एक बेस बना के पिछले 8 दिन के सेशंस का एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो यहाँ पे लग रहा है कि ये फिर से अपना पिछला जो हाई है वहां पे जा सकता है। तो 408 के एक स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 466। ठीक है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अब इसमें एक रिबाउंड शुरू हो गया। एक रेंज में रहा एक न्यूज़ के कारण, उसके बाद कल भी आप देखें 3-3.5% की तेज़ी थी। अब 466 के लेवल्स सुमित मूलचंदानी यहाँ रिकमेंड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और शरद से आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स भी समझ लेते हैं। शरद, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले जो है स्टॉक पे फोकस रहेगा Q3 अपडेट्स पे। यहाँ पे 3 अहम Q3 अपडेट्स आए जो हमारे नज़र में होने चाहिए। ऑफ कोर्स डाबर की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, FMCG कंपनी की है, और ऑफ कोर्स L&T फाइनेंस और BFSI की अपडेट्स आने लगे हैं। L&T फाइनेंस की उम्मीद से बेहतर नतीजे देखने मिले हैं। डिस्बर्समेंट्स और लोन बुक दोनों में अच्छी ग्रोथ आई है। डाबर में जो है मिक्स्ड काइंड ऑफ कमेंट्री लेकिन आई है। देखिए, जो रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन है वो थर्ड क्वार्टर के लिए वो एक्सपेक्ट करे कि लगभग 6 से लेकर 9% तक हो सकती है। हालांकि अभी भी रूरल ग्रोथ लैग कर रही है अगर उसको अर्बन मार्केट्स के साथ कंपेयर करें, बट थोड़ी अर्ली साइंस जो है आने लगी है जहाँ पे कंजम्पशन की रिवाइवल देखने मिल सकती है। पर ये प्राइसिंग लेड नहीं, ये वॉल्यूम लेड ग्रोथ देखने मिलेगा।
शोभा, इसके अच्छे नतीजे देखने मिले हैं Q3 अपडेट्स के और हाईएस्ट क्वार्टरली रेवेन्यू जो है उन्होंने पोस्ट किया है और रियलाइजेशंस में भी जो है अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है। रिसेंटली एक इंपॉर्टेंट अपग्रेड भी आया था डोमेस्टिक ब्रोकिंग हाउस से और स्टॉक में एक तेज़ी आई है। BCL इंडस्ट्रीज, ग्लोबल स्पिरिट्स और गुलशन पॉलीऑल्स जैसे स्टॉक्स में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। चैनल चेक से हमें पता चल रहा है कि जो OMCs हैं उन्होंने एक एडिशनल इंसेंटिव लगा दिया लगभग 6 रुपये प्रति लीटर का, जो इथेनॉल सोर्स होंगे ग्रेन यानी कि मेज से। ऑफकोर्स ये इफेक्टिव है 5 जनवरी से, तो एक पॉजिटिव रिएक्शन इन स्टॉक्स में देखने मिल सकता है। अगर आप नेस्ले के शेयर होल्डर है तो आज एक इम्पॉर्टेंट दिन है। आज जो है शेयर्स की जो इम्पैक्ट होगी, जो शेयर स्प्लिट की 10:1 की, अगर आप एक शेयर होल्ड करते तो 10 शेयर्स की जो है आपको मिलने वाले थे। अब जो है वो ट्रेड होने वाले हैं तो प्राइस में आज एडजस्टमेंट दिखने लगेगा। और आखिरी स्टॉक रहेगा वारी रिन्यूएबल का। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग है 20 जनवरी को, जहाँ पे वो शेयर स्प्लिट के ऊपर विचार करेंगे। ऑलराइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारे स्टॉक्स और साथ ही बिजनेस अपडेट्स हमें बताने के लिए। क्विकली ब्रोकिंग हाउस के रिपोर्ट्स भी ले आते हैं शो में। गौरव हमें बता रहे हैं। गौरव बताएं। ब्रोकरेजेस की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं HAL के बारे में, जहाँ पे UBS ने अपना टारगेट प्राइस जो है वो इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस रखा है 3600 रुपीज़ का। तो यहाँ पे UBS का मानना यह है कि रेवेन्यू जो है वो 16% ग्रोथ दे सकता है और आगे जाके कंपनी अपना ऑर्डर बुक जो है वो 3 टाइम्स बढ़ाने की काफ़ी सारे चांसेस है और 2.4 ट्रिलियन रुपीज़ पे ये ऑर्डर बुक जाने की आशंका है और इसीलिए कहीं पे हमें ये बुलिश व्यू दिख रहा है। अगला हम बात करें तो CG पावर, जहाँ पे UBS ने ही इनिशिएट किया है टारगेट प्राइस के साथ 580 रुपीज़ के। उनका मानना यह है कि ये UBS CG पावर जो है वो अपने पीयर्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और उसका भी 21% CAGR ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है अगले 3 सालों में। अगला अगर हम बात करें तो वो है IIFL फाइनेंस, जहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 800 रुपीज़ पर शेयर। तो उनका मानना भी ये है कि IIFL फाइनेंस काफ़ी अच्छे पोजीशन में है अपना AUM 25% से ग्रो कराने में और आगे जाके कहीं पे री रेटिंग भी हमें देखने को मिल सकता है IIFL को लेके अगेंस्ट इट्स पीयर्स और इसीलिए कहीं पे हमें ये बुलिश व्यू दिख रहा है। अगली अगर हम बात करें तो वो है परसिस्टेंट। एक्सिस कैपिटल ने अपना रेटिंग जो है वो डाउनग्रेड किया है सेल रेटिंग पे और उनका टारगेट प्राइस जो है वो कहीं पे बढ़ा दिया है 5000 रुपीज़ पे। तो कहीं पे वैल्यूएशंस परसिस्टेंट में उन्हें अच्छे लेवल पे नहीं दिख रहे हैं, वो काफ़ी हाई लेवल्स पे दिख रहे हैं और उसके अलावा उनको ये भी दिख रहा है कि कहीं पे बुक टू बिल रेशियो जो है उसमें कहीं पर रिस्क बिल्टअप होने की आशंका है और इसीलिए ये टारगेट प्राइस जो है वो तो बढ़ाया है बट टारगेट जो रेटिंग है वो हटा के सेल कर दिया है। अगला हम बात करेंगे कैम्प्लास समनार की, जहाँ पे एक्सिस कैपिटल ने ही टारगेट प्राइस अपना 580 रुपीज़ कर रखा है। उनका मानना यह है कि कहीं पे हमें वीक स्प्रेड्स देखने की आशंका है और इसी के चलते हुए ये जो टारगेट प्राइस है वो तो बढ़ा दिया है बट कहीं पे एक डाउनग्रेड दिया है उन्होंने बाय रेटिंग से ऐड रेटिंग करके। अगली अगर हम बात करें तो वो है कोल इंडिया, जहाँ पे टारगेट प्राइस नुवामा ने इंक्रीज़ किया है 500 रुपीज़ पे और उनका मानना यह है कि कंपनी अपना ग्रोथ जो है वो 8% पे ट्रैक करने के काफ़ी लाइंस पे है और आगे जाके वैल्यूएशंस भी है वो भी कहीं पे 10 ईयर एवरेज के लेवल्स पे है और इसीलिए ये कहीं पे अपग्रेड आ रहा है। और आखिर में अगर हम बात करें तो वो है बैंक्स एंड NBFCs की। तो नोमुरा का मानना यह है कि वो उनका प्रेफरेंस हमेशा बैंक्स पे रहेगा ओवर NBFCs और इन बैंक्स में भी उनका टॉप पिक जो है वो है ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक और फेडरल बैंक। और अगर हम NBFCs की भी बात करें तो भले उनका व्यू जो है वो कहीं पे कहीं पेसिमिस्टिक है बट उसमें भी उन्होंने 5 स्टार, बजाज ट्विंस और श्रीराम फाइनेंस को कहीं पे प्रेफरेंस देते हुए दिखे हम देख रहे हैं। तो इसीलिए इन सभी कंपनीज पे हमारी नज़र बनी रहेगी। ओके, शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हमारे सारे पैनलिस्ट तो जुड़े हुए हैं। भागवत साहब हैं हमारे साथ मनीष संतोष मीना भी हैं और अक्षय के साथ साथ सुमित मूलचंदानी भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्टॉक के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इन सारी खबरों में से, वो है L&T फाइनेंस। संतोष मीना, आप L&T फाइनेंस को कब से ट्रैक कर रहे हैं? काफी समय से? जी अजय सर। लेके आइए लंबा चार्ट डायरेक्टर साहब। देखता हूं मैं इनकी याददाश्त कितनी तेज है संतोष जी की। आपको याद है इन्होंने 2 साल पहले जब 80 रुपए का भाव था, लेके आइए और लंबा चार्ट ला सकते हैं डायरेक्टर साहब। 80 रुपए का जब भाव था तो एक कमेंट्री निकाली थी, ऑब्वियसली क्योंकि भाव नहीं होता है तो क्यों देखें, 90% बाजार तो भाव देखता है, उसके बाद बाकी की तफ्तीश शुरू करता है। 80 रुपए पर उन्होंने एक कमेंट्री निकाली थी, उस नोट का नाम लिखा था विजन 2026। आपको याद है?
शायद आपको याद नहीं है, पकड़े गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए मैं अपने व्यूअर्स को याद दिला देता हूँ कि मुस्कुराहट बता रही है कि आपने ध्यान नहीं दिया। 80 रुपये पे उन्होंने एक नोट निकाला था और कहा था देखिए हमारा इस समय बहुत बुरा हाल है, खस्ता हाल है। एक्सेप्ट किया था, एक्नॉलेज किया था। यहाँ से हमारी जो अटेम्प्ट है वो है ROA बढ़ाना, ग्रोथ बढ़ाना, अपनी बैलेंस शीट को एकदम पिरामिड इंटरप्राइज जैसा हाल था, 70-80% होलसेल थी और 20-30% रिटेल, उसको 50-50 करना। और उन्होंने तमाम एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी थी कि हम ये करेंगे 2026 मार्च तक। ये कौन सा महीना कौन सा साल चल रहा है? 2004 एंडिंग। यानी उन्होंने अपने 5 साल के टारगेट 2.5 साल में पूरे करते हुए नजर आए। भाव देखिए आप, 80 वाला मुझे याद है वो उससे 60-70-80 के आसपास हुआ करता था, वहाँ से वन साइडेड 180 और अब बड़े बड़े लोगों के टारगेट आ रहे हैं। और इस रिजल्ट सीजन में आप उनकी कमेंट्री देखिएगा, L&T फाइनेंस की नज़र रखिएगा, क्योंकि लोग पूछेंगे साहब आपने तो जो टारगेट बताया तो पहले ही अचीव कर लिए, अब आगे के लिए क्या? इस बैकग्राउंड में क्योंकि आप फंडामेंटल भी देखते हैं, 180 पे भी क्या इसको लेना बनता है, ये है सवाल। जी, उस समय यस मुझे वो अपडेट तो ध्यान नहीं, लेकिन यस स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में उस समय बहुत नेगेटिविटी बहुत जरूर थी, इस काउंटर को लेकर परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, जो काफी अंडर परफॉर्म कर रहा था दूसरे फाइनेंस स्टॉक को। लेकिन अब इसमें मोमेंटम बना हुआ है, हालांकि एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस जरूर है 175-180 के आसपास, तो नियर टर्म में यहाँ पे कुछ पॉज जरूर देखने को मिलेगा। बट पोटेंशियल है कि जो इसके जो हाई थे 2017 के, जो एनबीएफसी क्राइसिस के पहले के हाई लगाए थे इसने 200 के आसपास के, वो इजीली अचीव होते नजर आएंगे। जिसके पास है उसको होल्ड रखना चाहिए। फ्रेश एंट्री भी लेना चाहे तो कोई यहाँ पे से अगर कोई डिप मिलता है अराउंड 160-155 के आसपास, तो एक अच्छी एंट्री की अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है, ये तो कॉल हो गई L&T फाइनेंस पे। एक और स्टॉक के ऊपर आज आपको नज़र रखनी पड़ेगी, वो है डाबर। और डाबर के साथ साथ मैरिको। कल ऑलरेडी डाबर चलना शुरू हो गया था, डेज हाई बंद हुआ, करीब 560-70 के करीब आ गया है। मैरिको, डाबर के साथ साथ इमामी, वो भी रूरल सेंट्रिक कंपनी, ये देखिए डेज हाई पे बंद हुआ। कहीं ना कहीं सुमित, ये कंज्यूमर नेम जो है अब रिबाउंड करने के मूड में नजर आते हैं। आईटीसी को तो मैं मानूंगा भी नहीं, आईटीसी तो वन साइडेड ऑलरेडी 470 के ऊपर बंद हो गया है। आप कंज्यूमर नेम में स्पेशली रूरल सेंट्रिक कंज्यूमर नेम्स में किसको लेंगे आप? मैरिको, डाबर में से कोई चार्ट सबसे मजबूत कौन सा दिखता है जहाँ पे बॉटम बन गया हो? चार्ट की बात करें तो बिल्कुल डाबर को आप देखिए, डेली में, वीकली में काफी एक अच्छा अपना एक सपोर्ट बनाया हुआ है, जो था करीबन 520 की लेवल का। तो यहाँ पे जो अप्रोच रहेगा वो सबसे पहले तो डाबर के लिए ही रहेगा। तो करंट मार्केट प्राइस पे आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए 100 मूविंग डे एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज को जो एक सपोर्ट अभी लेटेस्ट बनाया, दैट इज अराउंड 545। तो यही हमारा एक स्टॉप लॉस रहेगा। हमें लग रहा है कि ये अपना पिछला जो स्विंग था 595 के करीबन, यहाँ पे जाने के लिए अप्रोच हो सकता है। तो पहला जो राउंड बॉटम टारगेट रहेगा दैट विल बी 596 के ऊपर अगर वीकली आ रहा है तो फिर बिल्कुल, और आप इसे होल्डिंग पीरियड के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और कल हमने इनफैक्ट देखा भी था स्टार्ट में ही आपको इमामी जैसे काउंटर्स में मूव दिख गई थी, तो जो रिटेल रूरल कंजम्पशन थीम पर जो स्टॉक्स थे उनमें कल एक्शन दिखा था। अब आज देखना होगा कि आज ये कैसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन कुछ स्टॉक्स जो लगातार बड़े वेल्थ क्रिएटर रहे हैं, ये रेलवे सप्लाई चेन में है, जुपिटर वैगन्स, इसको एक और कॉन्ट्रैक्ट मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। क्या और फर्दर अपसाइड इस स्टॉक में? बड़ी चाल ये चल चुका है, इनफैक्ट आप 1 साल का चार्ट देखें, मल्टी बैगर रहा है जुपिटर वैगन्स पे, लेकिन अब यहां से और कितना अपसाइड बाकी है? क्या इन लेवल्स पर आप अब भी बाइंग करेंगे अक्षय? जी बिल्कुल, मल्टी बैगर रहा है जुपिटर वैगन्स और अभी भी काफी अपसाइड बाकी है, ये मेरा मानना है चार्ट ट्रेडिंग देख के। अगर थोड़ा आप वीकली चार्ट देखें तो एक गए 4 हफ्ते से एक कंसोलिडेशन में है, बस अभी एक लॉन्च होने की तैयारी है। 325 का एक बेस बन रहा है धीरे धीरे, और मेरा मानना है जल्दी आपको ये लॉन्च जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहां पे आपको 375 से 400 ये टारगेट बनते हुए दिखेंगे। तो थोड़ा आपको ये ट्रेड में टाइम देना है, 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन शायद लग जाए, पर पॉजिटिव व्यू मेंटेन करता हूं। 325 के नीचे आपको स्टॉप रखना है और 375 और 400 ये दो आपके टारगेट एरिया बनेंगे। ऑलराइट, ये तो बात हुई जुपिटर वैगन्स की, लेकिन और कुछ और जहां पर न्यूज़ फ्लो था एनएचपीसी में, वहां पर भी उन्होंने एक जीपीसीएल के साथ, गुजरात गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया है। 4000 करोड़ लगाएंगे एक प्रोजेक्ट में, हाइड्रो स्टोरेज का ये प्रोजेक्ट होगा। एनएचपीसी पर क्या मोमेंटम है? ऑलरेडी ये स्टॉक्स हैं,
लेकिन अगर किसी को एंट्री पॉइंट ढूंढना हो तो कहाँ ढूंढ सकते हैं संतोष? ये स्टॉक भी काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में बना हुआ है। एंट्री करंट लेवल पे भी वैसे की जा सकती है, क्योंकि अभी थोड़ी और अपसाइड नजर आती है। एटलीस्ट 77 की टारगेट नजर आते हैं। अभी करंटली स्टॉक 69 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे भी खरीदते हैं तो आपके लिए और अभी भी 7-8% का अपसाइड बचता है। नीचे आपके लिए सपोर्ट जो रहेगा 67 रुपीज का रहेगा। ठीक है जी, ये तो हो गई एनएचपी से। ये एसजीवन में भी बात करना चाहिए। हाँ, एसजेवीएन, सतुलित जल विद्युत निगम, ये जो है बहुत ही अमेजिंग स्टॉक है। 15 रुपये पे एक दिन एक समय में ट्रेड हुआ करता था, काफ़ी चला है नीचे 3-4 साल से, बहुत अग्रेसिवली डिस्कस होता नहीं है अब, क्योंकि सारे ट्रेडिशनल पावर स्टॉक्स भी डिस्कस हो रहे हैं। तो मैं ये 2 स्टॉक्स डिस्कस करना चाहूँगा सुमित के साथ, एक एसजेवीएन और एक नया स्टॉक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आपको ज़रूर से अपने रडार पर रखना चाहिए, जीएमआर पावर। 55 रुपये का स्टॉक है ये, एसजेवीएन और जीएमआर पावर। सुमित जी, यहाँ पे अगर चार्ट की बात करें तो देखिए एसजेवीएन काफी अच्छा एक बुल रन दे चुका है। अभी लेटेस्टली आप देखेंगे तो एक 20 दिसंबर का जो फॉल आया था, वहां पे स्टॉक ने डाउनसाइड दिखाया था, लेकिन वही अब उसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। काफी अच्छा एक बाउंस बैक दिया था 83 के लेवल से। तो मेरे लिए अभी भी 83 का जो लेवल है वो 50 डे मूविंग एवरेज भी रहेगा। तो जिनके पास एक लॉन्ग टर्म नजरिया है या फिर 3 से 6 महीने का होल्डिंग है, बिल्कुल अब यहाँ पे बने रहिए। 83 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अपसाइड में अभी भी थोड़ा यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम पेंडिंग है, जो करीबन 108 तक ये पहला टारगेट हम देख सकते हैं। तो बिल्कुल एक होल्ड का नजरिया रहेगा और फ्रेश मोमेंटम 96 के ऊपर अपसाइड जा सकता है, तब आप एक फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं। बात है। हमारे साथ सनी अग्रवाल भी आ गए हैं बाय द वे। सनी अग्रवाल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, फंडामेंटल से बात करने के लिए। सनी, ये रियल एस्टेट स्टॉक्स में कल एक धमाकेदार तेजी हमने देखी है। 10-10%, मतलब शोभा 15%, 16% शोभा चला है। ऐसा लग रहा था कि आज ही बाजार ने रियल एस्टेट स्टॉक डिस्कवर किए हैं, जबकि ऐसा फैक्ट तो नहीं है। वॉल्यूम 2 साल से अच्छे आ रहे हैं। मैं मानता हूं कि चलिए इन्वेंट्री घटी है, ये है वो है, सारे दुनिया भर के पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं, लेकिन वैल्यूएशन अब आपको ये समझ में आ रहे हैं क्या? कहीं आपको रियली अंडर वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है, ये सब फेयर के ऊपर हो गए? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई थिंक यस, जिस तरह से अब आज मॉर्निंग या कल इवनिंग में जिस तरह से शोभा के नंबर्स आए हैं, और नंबर्स आने से पहले ही हमने रैली देखी, जोरदार नंबर आए। एक बेसिकली 2 चीजों पे मुझे लगता है कि एक साथ साइमल्टेनियसली ट्रिगर चल रहा है। एक है वॉल्यूम ग्रोथ पे और दूसरा है रियलाइजेशन पे। अगर आप शोभा के नंबर देखेंगे तो वॉल्यूम ग्रोथ भी और साथ में रियलाइजेशन भी 20 से 22% से एवरेज रियलाइजेशन बढ़ा है। तो इसी के चलते मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्ट्रीट को अब ये एक्सपेक्टेशन है कि जो नंबर थे अब अगले 4 से 6 क्वार्टर तक कंटिन्यू मोमेंटम बना रहेगा। बट हालांकि अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अब वैल्यूएशन ओवरस्टेज भी लग रहा है। बट मुझे लगता है कि ये सेक्टर में एक वैल्यूएशन शायद काफी लंबे समय तक एक ओवरस्टेज हो सकते हैं, और उसका मुख्य कारण ये रहेगा कि बेसिकली जो 2 मैक्रो ट्रिगर जो मुझे लगते हैं, एक है अगर जो रेट कट साइकिल है सेकंड हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर 24 में आता है, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑब्वियसली रियल एस्टेट कंज्यूमर होगा और एट द सेम टाइम रियल एस्टेट कंपनी। एंड सेकंड थिंग व्हाट आई फील कि जब इक्विटी मार्केट में एक अच्छा खासा मोटा पैसा बनता है तो उसका एक नेचुरल बेनिफिशियरी रियल एस्टेट होता है, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी शेयर मार्केट अच्छा करता है तो रियल एस्टेट में फंड फ्लो काफी बेहतर होता है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी काफी पैसे का इनफ्लो होता है। And at the same time, we have seen this benefit flowing to the retail companies also. So if you see companies like Shoppers Stop, उन्होंने भी टाइम एंड अगेन अपने कमेंट्री में कहा ही है कि जब भी स्टॉक मार्केट अच्छा करता है, हमने देखा है कि कंजम्पशन को एक बूस्ट मिलता है। तो अगर किसी कोई नया कोई इन्वेस्टर है जो फ्रेश मनी डिप्लॉय करना चाहता है रियल एस्टेट कंपनीज में, तो मेरी उन्हें बाय ऑन डीप की सलाह रहेगी। अगेन आई मीन यू नेम द कंपनी, यू नेम द टेरिटरी, अक्रॉस द बोर्ड देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म। एक कंपनी जो मुझे अच्छी लगती है जिसके ऊपर कल अपडेट आया, वो है सेंचुरी टेक्सटाइल की का एक अपडेट आया, लेटेस्ट प्रेजेंटेशन, और उसमें उन्होंने कहा है कि फॉर नेक्स्ट ईयर देयर जीडीवी वैल्यू विल बी अराउंड 5,000 करोड़, जो कि 3-3,500 करोड़ FY23 में था। तो मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं एक डिसेंट अपमूव हमें अब यहाँ से भी और देखने मिल सकता है। ये तो बात हुई रियल एस्टेट की, लेकिन जिस तरह से तेजी के ट्रिगर्स डिस्कस हो रहे हैं, कितनी बड़ी तेजी ऑलरेडी स्टॉक्स में हो चुकी है, और
अभी कितना और मोमेंटम बाकी है, शॉर्ट टर्म के लिए क्या व्यू होना चाहिए, कौन सी ट्रेडिंग स्टॉक्स रडार पे होने चाहिए और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग पोर्टफोलियो किस में बना के रखना चाहिए, ये सारी डिस्कशन आज की डिस्कशन होंगी 9:45 पर। हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के पंकज कुमार भी होंगे, रियल एस्टेट को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, उनसे समझेंगे कि इस वक्त कहाँ उन्हें वैल्यू दिख रही है, वैल्यूएशन का कंफर्ट कहाँ दिख रहा है, कौन से स्टॉक्स में, और उसके बाद फिर 11 बजे भी हम एक डिटेल डिस्कशन रियल एस्टेट पे करेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे। इनफैक्ट कई सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स भी आई हैं आज। यूबीएस की एचएएल पे भी रिपोर्ट आई है। उन्होंने अब भी कहा कि मतलब क्रेडिबल डिफेंस कंपाउंडर है ये। इतनी बड़ी चाल के बाद भी, इतनी बड़ी ब्रोकिंग फर्म, बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स अब भी और टारगेट्स भी उन्होंने कहा है कि यहाँ से भी उन्हें लगभग 16% का CAGR दिखता है स्टॉक में। एचएएल पर और 2028 तक की बात उन्होंने की है। हालांकि बहुत सारे ऑर्डर्स, अब एक बार वॉच ये भी करनी चाहती है स्ट्रीट ये कि एग्जीक्यूशन किस तरह से होती है इन बड़ी कंपनियों की, लेकिन ऑफ कोर्स ऑर्डर विजिबिलिटी को लेकर, ग्रोथ को देख करते हुए एचएएल पर यूबीएस का एक बड़ा टारगेट भी आया है। एक बार डिस्कस कर लेते हैं डिफेंस स्टॉक्स को भी सनी के साथ। सनी, आप इस रिपोर्ट को पढ़ पाए, इस स्टॉक पर पर्टिकुलरली व्यू क्या होगा, या फिर डिफेंस स्टॉक्स में अब भी क्या ये तेजी बनी रहेगी, एचएएल को यहाँ से और कितने अपसाइड के लिए रखना चाहिए? या डेफिनेटली मुझे लगता है कि इंडिया में आफ्टर लॉन्ग टाइम डिफेंस और रेलवे ऐसा सेक्टर है कि जहाँ काफी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखती है अगले 5 या 6 साल के एंगल से अगर मैं देखता हूँ। आई मीन आप एवरी 15-20 डेज एक नया ऑर्डर मिलता है एंड दैट ऑर्डर का जो साइज है काफी बड़ा ऑर्डर मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक कहीं ना कहीं जो पहले एक कंसर्न हुआ करता था कि ये जितने भी ऑर्डर बुक ड्रिवन बिजनेसेस हैं उसमें 1-2 साल का एक स्ट्रॉन्ग अपमूव दिखेगा, फिर 2-3 साल तक फिर कोई रेवेन्यू नहीं आएगा। अब मुझे लगता है कि वो कंसर्न कहीं ना कहीं खत्म हुआ है और जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस रहा है रेलवेज और डिफेंस पे, मुझे लगता है कि अपकमिंग बजट में भी जो कि हालांकि वोट ऑन अकाउंट बजट रहेगा उसमें भी एक कहीं ना कहीं ये जो सेक्टर है डिफेंस और रेलवे, इसमें जो एलोकेशन रहेगा फिर से बढ़ करके आएगा ईयर ओवर ईयर बेसिस पे देखूं तो मुझे लगता है कि अगर मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है तो डेफिनेटली पॉजिटिव व्यू बनाए रखना चाहिए डिफेंस में। और अगर एचएएल पे बात करते हैं तो अगर जिस तरह से एचएएल की को बिग टिकट साइज ऑर्डर मिल रहा है, आई थिंक मेरा व्यू कंस्ट्रक्टिव रहेगा। I mean, one can expect a kind of 15% CAGR return in HAL over the period of 3 to 5 years. कंपाउंडिंग का काम ये स्टॉक में आपको दिखाई दे सकता है। बजाज ऑटो में एक बड़ा मूव आया था अक्षय, और उसके बाद वो थोड़ा ठंडा हो गया। हालांकि अभी बायबैक का अमाउंट और डिटेल्स और प्राइस वो सब अभी बाकी हुआ ना, लेकिन 7,000 में आपको इस पे वैल्यू दिख रही है? बजाज ऑटो लार्जली अभी उसका बायबैक 8 तारीख को जो उसकी मीटिंग है कितने रेट पे बायबैक होगा और एक्सेप्टेंस रेशियो क्या होगा उस पे शायद बहुत डिपेंड होगा कि शॉर्ट टर्म में ये मूव कैसा करेगा। बट ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर तो काफी स्ट्रांग है, बस ये कॉर्पोरेट एक्शन के चलते शायद थोड़ा साइडवेज रहे, कंसोलिडेशन में रहे स्टॉक। सपोर्ट जोन 6800 की है, अभी भी पॉजिटिव व्यू मेंटेन कर रहा हूँ, थोड़ा ओवर स्ट्रेच्ड है फॉर कंफर्ट फॉर ट्रेडिंग पैरामीटर्स, बट व्यू पॉजिटिव है, इंटैक्ट है। 7200 तक ऊपर जाने की क्षमता रखता है स्टॉक ट्रेडिंग के लिए। ओके, ऑलराइट। कुछ और जो बिजनेस अपडेट्स आए हैं और अच्छे बिजनेस अपडेट्स आ भी रहे हैं बैंक्स में, फाइनेंस में, लेंडर्स में और एमएफआई स्पेस में भी। कल जो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के अच्छे बिजनेस अपडेट्स आए, लोन पोर्टफोलियो इनका भी लगभग 31% बढ़ा है वाई ऑन वाई, लगभग 16,000 करोड़ के 16,400 करोड़ के पार निकल गया है और डिपॉजिट्स भी बढ़ रहे हैं। क्या फिर से इनके नंबर्स अच्छे आने की एक्सपेक्टेशन में पूरा रब ऑफ स्मॉल फाइनेंस पर, माइक्रो फाइनेंस स्पेस पर बन सकता है? संतोष, आप यहाँ पर कुछ स्टॉक्स रडार पर होंगे? यस, ये स्टॉक्स की बात करें तो इस स्टॉक, ये रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, इस स्टॉक की बात करें तो इसमें एक मोमेंटम देखने को मिला है, लोअर लेवल बाउंस बैक किया है। हालांकि देखोगे तो लिस्टिंग के बाद इसने एक तेजी दिखाई थी, लेकिन 61-62 का एरिया एक सप्लाई जोन का काम किया था, तो वहां जाके फिर से थोड़ी सप्लाई आ सकती है। 62 के ऊपर अगर स्टॉक निकलने में कामयाब हो जाता है तो मुझे लगता है फिर तेजी बनेगी। और वैसे भी ये पूरी इंटायर स्पेस तभी थोड़ा सा बजेंगे, अपडेट्स आएगी तो स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम बना रहेगा आने वाले दिनों में। ओके, ठीक है। चलिए बात करते हैं, कल अगर बाजार में सारे स्पेसेस में एक्शन था तो आपको फार्मा के कई सारे स्टॉक्स है वो भी स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे। फार्मा कल डिफेंसिव की तरह नहीं, एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर की तरह कल भी मूव दिखा रहा था।
यहाँ पर फार्मा में बायोकॉन को एक बार डिस्कस करते हैं। कौन से स्टॉक्स हैं जो अच्छी मूवमेंट के साथ ट्रेड कर सकते हैं, जिन पर नजर होनी चाहिए? एक बार फार्मा स्पेस में इस वक्त अक्षय कौन से स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं लार्ज कैप्स में जो रडार पर आ रहे हैं, और इनफैक्ट मिड कैप में भी जो रडार पर आ रहे हो? फार्मा क्षेत्र गए 10-15 दिन से काफी लाइमलाइट में है, बजिंग है, और रोलओवर्स जो भी देखे हमने जनवरी में, काफी पॉजिटिव या स्ट्रॉन्ग रोलओवर्स देखने को मिले हैं। यहाँ पे जो बायोकॉन का आपने जिक्र किया, वहां बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव देखने को मिला है। उसने एक 275 का जो एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, ट्रेडिंग रेजिस्टेंस, उसको पार किया है। तो आप जरूर बायोकॉन भी पहला स्टॉक होगा फार्मा से जो आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। 275 का सपोर्ट और 300 का टारगेट। दूसरा स्टॉक यहाँ पे बनेगा डीवीज लैब, जहाँ पे एक ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है स्टॉक में और अभी वापस मोमेंटम रिगेन करने की कोशिश में है। तो 3950 पे ब्रेकआउट दिखा था, 4200 तक टारगेट है। तो ये दूसरा फार्मा स्टॉक रहेगा। और लास्ट रहेगा सिप्ला, जहाँ पे एक ब्रेकआउट होने की तैयारी में है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रिगेन कर सकता है। 1296 का रेट है, 1310 के ऊपर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पकड़ जाएगा और 1375 तक टारगेट दिखेंगे। तो सिप्ला, डीवीज लैब ये और बायोकॉन, ये 3 फार्मा के स्टॉक्स आपको अपने बाय रेडार पे रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अपनी बातचीत को फंडामेंटल नज़रिए से आगे लेके चलते हैं। लेकिन ये किसने कहा है कि फंडामेंटल्स पे आप ट्रेड नहीं कर सकते? तो हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के एक्सपर्ट को लेके आए हैं। आज हमारे साथ हमारे शोज़ में, हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं संजीव हसीन जी, अपने बेहतरीन शेयर एक से एक डिस्कस करने के लिए। भाई साहब गुड मॉर्निंग, शुक्रिया आ जाने के लिए। भाई ये बाजार जो है ना बहुत लुका छिपी खेल रहा है। इनफैक्ट आप भी जो है हल्का सा कॉशियस हुए थे और आपने कहा भी था साहब बहुत मोटा मुनाफा जहाँ जहाँ बन रहा है लेते चलो। 2-3 दिन साइडवेज गया, थोड़ा सा घटा, लोगों को डराया, शॉर्टिंग चालू हुई और कल वन साइडेड भाग गया। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस समय? गुड मॉर्निंग अजय, गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए बाजार के दोनों रूप हैं, trader and the investor. Sure. Investor and trader never mix themselves, but keep your emotions one side. You are here to make money. And secondly, the volatility is your friend. जी. This is a bull market. अजय 3 days decline gets arrested in 1 day. So simply put, आपने कोई भी चीज ले ली, 2 दिन आपने डिफरेंस दे दिया, तीसरे दिन आपको पैसा आएगा। ये बुल मार्केट होती है। जब वो तीसरे दिन आपको लॉस लगे, then expect the trend to change. बट अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। आपको सही में कॉशन किया था कि 21,900, 49,000 ऑन द बैंक निफ्टी वाज स्लाइटली ओवरडन। नाउ वी आर सीइंग अगेन द पुल बैक एंड एफआईज हैव जस्ट स्टार्टेड। अभी तो मेरे को लगता है सारा महीना वो बाइंग करेंगे बिकॉज आपके लिए सब कुछ इज गोइंग पॉजिटिव एंड वी नो अर्निंग्स इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट ट्रेंड सेटर। बट बैंक्स आर इन द बेस्ट प्लेस एवर। कब आपने देखा PSUs हिट ऑल टाइम हाइज एंड लार्ज कैप्स इन बैंक्स नाउ स्टार्टिंग टू प्ले अप। सो मुझे अभी भी बैंक्स में ही मैं ज़्यादा रुझान रखूंगा एंड आई थिंक लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स इज वेयर यू शुड बी पुटिंग योर मनी। जी, मैं बैंक्स पे आपसे बातचीत आगे लेके चलना चाहूँगा, लेकिन एक बड़ी खबर आई है, वो है 4,000 करोड़ का ग्रासिम का राइट्स इशू। और आप ग्रासिम को बहुत पहले से ट्रैक कर रहे हैं, काफ़ी नीचे से आप ट्रेल करवा भी रहे हैं। लेके आइए, ग्रासिम का एक तरफ राइट्स इशू आया, दूसरी तरफ ग्रुप के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कॉमेंट्री भी दी है। कुमार मंगलम बिरला जी ने ये कॉमेंट्री दी है, कैपेक्स साइकिल के ऊपर काफ़ी अच्छी बात बोली है। ऑफकोर्स उन्होंने बोला है कि जो विकसित भारत का जो आइडिया है, जो मोदी जी लेके चल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, वो इंटायरली पॉसिबल है, वो किया जा सकता है और अचीवेबल है 30 से 40 साल में उस डायरेक्शन में, स्पेशली क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में काम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, कैपेक्स में ज़्यादा काम हो रहा है। और इनकी बड़ी कंपनी, इस ग्रुप की बड़ी कंपनी ग्रासिम है, जो सीमेंट और पेंट, अब आगे जाते हुए पेंट कारोबार में भी उतर रही है। और यही सारा पैसा 4,000 करोड़ का बड़ा राइट्स है, एंटाइटलमेंट भी है, वो उसी कारोबार के अंदर लगाया जाएगा। तो ये एक इंफ्रा प्ले भी है काफ़ी हद तक। आप ग्रासिम पे इस भाव से क्या आपका व्यू बन रहा है संजीव जी? और दूसरा, अगर कुछ लोग लेके बैठे हैं तो उनको तो राइट्स का एंटाइटलमेंट है, तो क्या राइट्स में भी आप अप्लाई करना बोलेंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए ऑल्सो आपने जो कहा, सीमेंट में इट्स द होल्डिंग कंपनी बिकॉज इट हैज द लार्जेस्ट स्टेक इन अल्ट्राटेक एंड इट्स इन VSF, विस्कोस स्टेपल फाइबर में इट्स द 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, not in India. In India, it's the largest player. तो उसके ancillary businesses are doing extremely well. और ग्रासिम sum of parts is a very very attractive stock. लेकिन राइट से डाइल्यूशन होगी और उसका फायदा भी बता दूं, आधा राइट का पैसा बिकॉज इट ओन्स ऑलमोस्ट 8% इन वोडाफोन विल गो इनटू वोडा। और उन्होंने कमिट किया हुआ है बाय द एंड ऑफ 31st जनवरी देयर विल बी ऑलमोस्ट $1 billion ऑफ इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट विल बी 2-3 thousand which will come through this rights
and they will be another buy. So either way, Vodafone stands to gain. But Grasim में थोड़ा सा लंबा नजरिया रखे. The stock has almost more than doubled from those 1200 to 2200 level. I still am very very optimistic on this stock और राइट्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. बिल्कुल, ये आपने क्लैरिटी ऑफ थॉट से बता दिया, क्योंकि बड़ा राइट्स है, ग्रासिम ट्रेडर, HNI, सब तरह के लोगों से काफी रुचि रखते हैं लोग, तो ये एक बड़े स्टॉक पे राय आती है. ऑलराइट, लेकिन संजीव जी, आपकी कल की बात तो हमें बिल्कुल सुबह ही याद है कि आपने कहा था आज दोपहर में रिबाउंड दिख जाएगा. सारे सेक्टर्स में इतनी स्ट्रेंथ दिखाई दी. रियल एस्टेट तो आउटलायर था. इनफैक्ट इतनी जबरदस्त तेजी होने के बाद भी रियल एस्टेट को कैसे अब अप्रोच करें ट्रेडर्स? तो पहली बात, रियल एस्टेट में तो दोनों ट्विन इफेक्ट है. एक तो आपकी वजह से सोने का भाव बढ़ रहा है क्योंकि आपने होल्ड करके रखा है. नहीं प्रियंका, हमको तो अपने घर की लक्ष्मी को मानना है जिसने 50 साल सोना रखा. अजय, उसने रोज थोड़ी भाव देखा है, तभी आज 63,000 रुपए पे आप चमक रहे हो. आप और मेरी कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये तो घर की आपकी लेडीज का. सही बात है. तो ये हाउसहोल्ड्स में कितने हजार टन. अरे पूछो ही मत सर, पूछो ही मत. जैसे 2000 के नोट जब निकले थे तब लेडीज के अकाउंट से पता लगे थे, ऐसे ही सोना कभी भगवान ने किया तो नहीं. दूसरा, रियल एस्टेट के साथ स्टॉक मार्केट भी 73,000 है. द वेल्थ इफेक्ट इज सीइंग लीवरेज इनटू रेजिडेंशियल. The first time users anyway are buyers, but I see a little bit of froth because builders are now coming out at premiums which are unsustainable. Take home some money. I mean, I have been very bullish on DLF, Godrej and Shobha from very much lower levels. We are taking some chips off the block because we think all the pricing of the good times are already there. ये बहुत अच्छी बात हुई. आप रियल एस्टेट पे इन भावों से इंक्रीमेंटली पॉजिटिव नहीं, आप थोड़ा कंजर्वेटिव स्टांस ले रहे हैं. ये एक बहुत डिफरेंशिएटेड व्यू आ रहा है संजीव जी से, जो करीब 1.5-2 साल से रियल एस्टेट में लॉन्ग करवा रहे हैं. गोदरेज प्रॉपर्टी पता नहीं 800-900 लेवल से, और दूसरे स्टॉक्स भी. लेकिन कल का जो मूव आया है उसके बाद संजीव जी कह रहे हैं अगर आपका मोटा मुनाफा कहीं बन रहा है, थोड़ा चिप्स ऑफ द टेबल लेके चलें. बहुत सारी पॉजिटिविटी अब कैप्चर भी होती हुई नजर आ रही है. इंटरेस्टिंग. चलिए बैंक में जाते हैं एक बार वापस. ये जो प्राइवेट सेक्टर लार्ज बैंक हैं जिस पॉकेट पे आप काफ़ी बुलिश हैं, मैं इनका वैल्यूएशन देख रहा था, ये भी अभी 9-10 टाइम पीई पे मिल रहे हैं. PSU बैंक की तो बात ही मत करिए, वो 4-5 के पीई पे मिल रहे हैं. तो कैसे कॉम्बिनेशन बना के चलें? तो आपने बहुत अच्छा फरमाया. देखिए, एक तो रियल एस्टेट का अगर आपने कॉन्डूट करना है तो बैंक्स लीजिए, बिकॉज उनके लेंडिंग रेशियोज बढ़ने ही बढ़ने हैं. रियल एस्टेट इज द बेस्ट. मॉर्गेज लेंडर्स आर द यूनिवर्सली द बेस्ट बिकॉज आपके पास एसेट है. तो आई थिंक ICICI का आपको फैक्ट दूं, ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, जो मुझे लगता है इज गोइंग टू हिट $100 billion club. The first entrant, fourth company will be ICICI Bank. That means there is a 15 to 20% upside in ICICI. Secondly, Priyanka, it trades at 2.85 price to book. IREDA 3 times trade करता है और REC PFC भी. Thirdly, अजय जी, $150 billion के एडवांसेस हैं एंड यू कांट गेट द स्टॉक एट दिस प्राइस. अगर कोई शेयर मुझे इस भाव पे चमकता है वो है ICICI बैंक. प्लस आई वांट टू बी इन सेफ्टी, आई वांट टू बी इन लार्ज कैप विच गिव मी कंफर्ट ऑफ अर्निंग, विजिबिलिटी, एंड आई एम प्लेइंग इंडिया ऑन दैट रूट. सेकंड इज कोटक बैंक, जहां मैं रिपीटेडली कह रहा हूं some of parts of uncertainty of Uday Kotak going and the new person has ended. They're all verticals from insurance to broking to AMC are doing roaring business, and AMC by the way is not getting a valuation because not listed. Lekin I think at 1850 Kotak can easily give me 2100. So that is another large cap. And last but not least DCB Bank, जो प्रियंका जी आपको 120 पे कहा, 137 पे प्रमोटर आगा खान ने ग्रुप पे दिया है. और आप ये लेके चलिए, DCB does 50% of the business, more than 50% जो L&T Finance करता है in 2-wheeler and 3-wheeler financing, and they have a better margin and better capital adequacy. L&T Finance at 171 is become very expensive. DCB is very cheap. तो 185 से 250 रुपए का भाव आपको इन ट्रांचेज आएगा. पहला टारगेट 185 शायद इस महीने आ जाए, लेकिन 250 रुपए इसमें अगले 4 महीने में आएगा. मैं एक क्विक फॉलोअप DCB पे लेना चाहता हूँ. मैं देख रहा था इनके इंटरनल, जब से आप 3-4 दिन से इसके बारे में बात कर रहे हैं, आगा खान ट्रस्ट जो इनके प्रमोटर हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि वो स्टॉक में अपना स्टेक बढ़ाना चाहते हैं. ये भाव इसका 15 साल से यही भाव है लगभग, और कहीं ना कहीं इनके रिटर्न रेशियोज में भी दबाव बना रहा. आपको लगता है कि ये 2-3 आगे क्वार्टर्स में इनके रिटर्न रेशियोज इंप्रूव होंगे, हो सकते हैं, ROA बढ़ सकते हैं DCB में? करेक्ट. और लेस देन 1 टाइम प्राइस टू बुक आपको कहाँ मिलेगा? तो सारे नेगेटिव्स हैं इसमें. सारे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज उसके इन लाइन है. एंड अगर प्रमोटर पैसा डाल रहा है अजय जी, तो और मुझे को क्या देखना है? वो भी एट अ प्रीमियम. उसने डिस्काउंट पे नहीं लिया, वो प्रीमियम पे डाल रहा है.
ऑलराइट, ये तो बात बैंक्स की हुई। संजीव जी, टाटा मोटर्स पे भी एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है। अब 750 लास्ट ईयर, आई थिंक इट वाज अ ईयर ऑफ टाटा मोटर्स। ऑटोज में सारे स्टॉक चले, लेकिन टाटा मोटर्स की एक्सेप्शनल मूव थी। 750 के लेवल के बाद भी अब 950 को आय किया जा रहा है। आप इस वक्त ऑटो में सबसे सेफ बेट या फिर एक प्रिफर्ड बेट क्या देख रहे हैं? अशोक लीलैंड। अब ये जो रिपोर्ट आ रही है ये उनसे है जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। यू नो व्हाई प्रियंका, सिंपली पुट, टाटा मोटर्स इज अ लिक्विड स्टॉक, इट हैज अ ग्लोबल प्रेजेंस। किसी ने बाहर से लेना है तो ही विल ऑब्वियसली प्रेफर द लार्ज कैप। बट मैं आपको कह रहा हूं दावे से अशोक लीलैंड 250 रुपए जाएगा। और उसमें कोई दो राय नहीं। वो आपको अपने आप बता रहे हैं कि बसेस की डिमांड इज द हाईएस्ट दे हैव सीन इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। ए बी, जितने आप इंडिगो के प्लेन्स और फ्लाइट्स जोड़े हो वो सब ब्लू बस अशोक लीलैंड। थर्ड, देयर ईवी एंड देयर सीवी सेक्टर, दे आर ईटिंग इनटू द मार्केट शेयर ऑफ टाटा मोटर। सम ऑफ पार्ट्स एट 175, अशोक लीलैंड हैज द पोटेंशियल टू हिट 250। दैट्स माय टॉप पिक इन द ऑटो स्पेस। ओके, ऑलराइट, ये तो बहुत क्विकली हमने ले ली, लेकिन आज के कोई स्पेसिफिक ट्रेड्स तो नहीं है संजीव जी जो रह गए हैं? पहली बात आपको ये भी अपडेट बता दूं कि आपको मैंने कहा था एसएमई आईपीओ आएगा 93 पे इलेक्ट्रोफोर्स। अजय जी 134 हो गया, वो सर्किट पे खुला नहीं है। तो इन्वेस्टर ने पैसा कमाया है जो अगर लेके रखेगा, और लेके रखने का मतलब है कि आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन पढ़ना पड़ेगा। दीज स्टॉक्स आर मेकिंग लॉट ऑफ बिजनेस। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हाँ, टॉप पिक्स कंटिन्यू टू बी आईसीआईसीआई बैंक एंड कोटक बैंक, and I would follow up that 3 stocks must be added in this uncertainty and volatility of metals. Tata Steel, Nalco and NMDC. Tata Steel is headed to 180, NMDC is headed to 300 and Nalco is headed to 200. अब ये नहीं कि रोज ये दूसरे दिन हो जाएंगे, पर डायरेक्शनली दे आर गुड। और मेरा डार्क हॉर्स प्ले आज भी है जी का भाव इस साल में 450 रुपए आएगा। अजय जी, जब आएगा आपके लिए मैं स्पेशली बॉम्बे आऊंगा। क्या बात है, शानदार। देखिए, ये बात तो माननी पड़ेगी कि जिस दिन पहली बार इंडिकेशन आया था कि बात आगे बढ़ रही है, उस समय 200, आई थिंक 200 से नीचे का भाव था, 190 के आसपास था जब आपसे बात हुई। 185, 189 का भाव था सर। 290 का हमने फोन किया था आपके साथ उस समय। 290 का भाव है, वॉच पे रखिए। ये एफएनओ के हिसाब से अगर आप थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि दोनों साइड शार्पली मूव करता है, शायद इसको आप अपने पोर्टफोलियो में पोजिशनली लेके डिलीवरी खेलें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में जुड़ने के लिए। ये कुछ व्यूज़ संजीव भसीन के मार्केट और स्टॉक्स पे। आगे बढ़ते हैं। संतोष मीना, अक्षय भागवत, सुमित मूलचंदानी और सनी अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी बाबू, ये बताइए कि सारे पावर स्टॉक्स में ज़बरदस्त री-रेटिंग हो गई। टॉरेंट पावर थोड़ा लेट बूमर है, यानी थोड़ा देरी से इस पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, लेकिन कल भी अच्छा मूव टॉरेंट पावर में नजर आया। वैल्यूएशन कैसे देखते हैं, क्या इस भाव से भी चांस है? अजय जी, मुझे लगता है कि पावर एज अ सेक्टर स्ट्रक्चरल स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, और इसका मुख्य कारण यही है कि अगर हम पावर का डिमांड सप्लाई सिनारियो देखें तो बेसिकली दो चीज इसमें पैन आउट हो रही है। ऑन वन हैंड डिमांड इज आउटपेसिंग द सप्लाई, तो जो अगर पीक पावर डिमांड देखें वो कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, और उसका मुख्य कारण ये है कि इंडिया में जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ आ रहा है, तो उसके चलते मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल पावर का जो कंजम्पशन है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट इज गिविंग लॉट ऑफ पुश टू द रिन्यूएबल्स, तो थर्मल में तो डेफिनेटली ग्रोथ आएगा ही, और जो रिन्यूएबल है अक्रॉस द बोर्ड, वेदर इट इज विंड, सोलर और एनी अदर फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल, उसे गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं पुश मिल रहा है। और हम देख रहे हैं कि जितनी भी थर्मल पावर कंपनीज हैं, अब वो अपना पोर्टफोलियो भी ग्रेजुअली रिन्यूएबल्स के और डाइवर्सिफाई कर रही है, वेदर इट इज एनटीपीसी, टाटा पावर, टोरेंट पावर, you name the company and they are entering into the renewable space, जो कि on a lower base relatively faster growth देगा। तो मुझे लगता है कि पावर सेक्टर में हालांकि आपको इन शॉर्ट टर्म लगेगा कि वैल्यूएशन थोड़ा ऊंचा है, स्टॉक काफी चल गया है, बट इसमें थोड़ा सा लंबा नजरिया रखिए एंड डेफिनेटली पावर के एंटायर वैल्यू चेन में पैसा बनाने का मौका मिलेगा, राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल सप्लायर टू द पावर जनरेटर टू द ट्रांसमिशन कंपनीज, एट द सेम टाइम जितनी भी एंसिलरी कंपनीज है, वेदर इट इज द केबल कंपनीज, ट्रांसफार्मर कंपनीज, तो मुझे लगता है कि पूरा पावर सेक्टर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। टोरेंट पावर डेफिनेटली अगेन वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन द एंटायर पावर स्पेस, डेफिनेटली पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है। ओके, डेफिनेटली एक पोर्टफोलियो का पार्ट टोरेंट पावर। कल इसमें एक बड़ी मूव, क्योंकि इन्हें गुजरात गवर्नमेंट से अहेड ऑफ वाइब्रेंट गुजरात समिट
एक ऑर्डर मिला है बड़ा और कल में एक मूव आई थी, फॉलो अप बाइंग आज आ सकते हैं, इसे वॉच करेंगे। थोड़ी देर में मार्केट ओपन होगी तो इसको डिस्कस भी करेंगे। लेकिन चले कुछ और काउंटर्स जो कल भी स्ट्रॉन्ग थे और पीएसयू स्पेस से कुछ काउंटर्स की बात कर लेते हैं। मेटल्स में भी अब आपको एक बहुत ही स्प्लिट व्यू रखना पड़ेगा, बाइफिकेशन करके चलनी होगी। मेटल्स में स्टील अलग चाल चल रहे हैं, एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर के स्टॉक्स अलग चल रहे हैं। उसी में से कल हिंदुस्तान कॉपर में भी एक मूव फिर से वापस हुई, इंच बैक हुआ 280 के आसपास, जहां इसका एक रेजिस्टेंस भी बात की जा रही थी। अब फिर से वापस उन्हीं लेवल्स के पास आपको रेजिस्टेंस के पास अब आपको इनफैक्ट दिख रहा है। क्या यहां पर अब एक बाइंग जोन में आ गया है ये अक्षय हिंदुस्तान कॉपर? कल काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पकड़ा है हिंदुस्तान कॉपर ने। एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न जो बुलिश पैटर्न है टेक्निकल्स में, उसका ब्रेकआउट करा है, तो एक पॉजिटिव सेटअप है, पर काफी ओवरबॉट है। तो यहाँ पे आप अगर बाय करें तो सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नजरिए से ही करें। मोमेंटम में आपको 290 से 295 तक दिख सकता है। हिंद कॉपर सपोर्ट जोन बनते हुए दिख रहा है इसका 272, तो 272 के नीचे स्टॉप रख के आप ट्रेडिंग के नजरिए से बाय करें। ऑलराइट, कल एक बहुत जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग अबाउट जीएमआर इंफ्रा पे आया। इनफैक्ट संजीव बसीन इस स्टॉक को काफी समय से 40 के भाव से रेकमेंड करते हुए आया, अभी 80 के पास आ चुका है, 85 के पास आ चुका है इनफैक्ट जीएमआर इंफ्रा। और इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। कल भी आपने ब्लॉक्स में देखा वहां पर बड़े इन्वेस्टर्स आए। इससे पहले जीक्यूजी ने भी इसमें स्टेक लिया है। अब कितनी और तेजी बाकी है जीएमआर इंफ्रा में, एक ट्रेडिंग के लिहाज से कैसे इसे अप्रोच करना चाहिए? संतोष। जी प्रियंका, आज मेरा कॉल भी है जीएमआर एयरपोर्ट पे और मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्दी 3 डिजिट में जा सकता है। हालांकि अभी मैंने शरद की ट्वीट देखा, उसमें शायद कुछ हल्की एक नेगेटिव न्यूज है, कुछ परमिशन थी और यूडीएफ को लेकर, तो उससे रिलेटेड शायद कुछ सेंटिमेंटल इम्पैक्ट देखने को मिले। लेकिन ये अगर कोई छोटा मोटा डिब्बे मिलता है तो एक ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि ये जीक्यूजी पार्टनर और गोल्डमैन सैक्स ने इसमें रिसेंटली इन्वेस्ट किया। और ये लोग जब भी करते हैं तो दे डोंट इन्वेस्ट फॉर 30-40% रिटर्न, दे लुक फॉर 3-4-5x काइंड ऑफ रिटर्न। और जिस हिसाब से इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पिकअप कर रही है, ये स्टॉक मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। पोर्टफोलियो का पार्ट आप बता रहे हैं, यानी इसमें आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्टेड रहना चाहिए, इसे जल्दी जल्दी आप एग्जिट नहीं करें गेंस लेकर। ठीक है, आज के 9 बड़े स्टॉक्स नवरत्न शेयर। अब शरद से बात करते हैं और समझते हैं आज कहां ब्रोकिंग हाउस के कौन से बड़े स्टॉक्स उठाएं, और साथ ही शरद कौन सा स्टॉक लेकर आए जहां खबर भी है। 9 के 9 स्टॉक्स बताएं शरद। जी बिल्कुल, Q3 अपडेट्स तो हैं, लेकिन ग्रासिम का बहुत एक इम्पॉर्टेंट खबर है, तो इस पे ऑफकोर्स बाजार की नज़र रहेगी। ग्रासिम का राइट्स इशू है 4000 करोड़ रुपए का। राइट्स इशू प्राइस देखें तो 1812 रुपीज़ पर शेयर का है, यानी कि 12% डिस्काउंट पे। और जो एंटाइटलमेंट की रेशियो रहने वाली है, अगर आप 179 शेयर्स होल्ड करते हैं तो आपको 6 राइट्स इक्विटी शेयर मिलेगा। और इंपॉर्टेंट डेट्स नोट कर लीजिए, आखिरी दिन जो एलिजिबिलिटी की रहेगी वो रहेगी 9 जनवरी को, और जो प्लान राइट सेल खुलेगा वो जनवरी 17 से लेकर जनवरी 29 तक रहेगा। दूसरा स्टॉक जो है Q3 अपडेट्स पे फोकस करके रहेगा, LT फाइनेंस। यहाँ पे देखें तो नतीजे जो हैं अनुमान से बेहतर आए हैं, और डिसबर्समेंट्स और लोन बुक इसमें भी अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। डाबर के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ Q3 अपडेट्स आए हैं, लेकिन जो कमेंट्री आ रही है वो कह रहे हैं कि लगभग 6 से लेकर 9% तक का जो है रेवेन्यू ग्रोथ देखने मिल सकता है थर्ड क्वार्टर में। हालांकि रूरल ग्रोथ अभी भी लैग कर रही है अर्बन मार्केट्स के हिसाब से, और अर्ली साइंस जो कंजम्पशन की रिवाइवल है वो देखने मिल रही है, लेकिन ये वॉल्यूम बेस्ड है, प्राइस बेस्ड नहीं। और चौथा स्टॉक रहने वाला है जुपिटर वैगन्स। एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर आया है गवर्नमेंट से लगभग 500 करोड़ का, तो यहाँ पे भी जो है मोमेंटम स्टॉक में देखने मिल सकती है। पांचवा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहने वाला है BCL इंडस्ट्रीज, ग्लोबल स्पिरिट्स, गुलशन पॉलीऑल्स, और यहाँ पे हल्की सी पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकती है, क्योंकि OMCs ने एक एडिशनल इंसेंटिव लगभग 6 रुपये प्रति लीटर के लिए जारी कर दिया है, जहाँ पे वो इथेनॉल सोर्सिंग कर सकते हैं, और ये हमारे चैनल चेक से पता चल रहा है। 6th स्टॉक जो फोकस में रहेगा नेस्ले। अगर आप उसके शेयर होल्डर है तो आज जो है एडजस्टमेंट होगी उनके शेयर स्प्लिट को लेके। अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं तो 10 शेयर्स की जो है एडजस्टमेंट देखने मिलेगी। वारी रिन्यूएबल भी फोकस में रहेगा। इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट है जनवरी 20 को, जहाँ पे कंपनी विचार करने वाली है शेयर स्प्लिट का। ये तो 7 स्टॉक्स हो गए, हमने बात कर लिए खबरें और Q3 अपडेट्स पे। लेकिन हमारा 8वां स्टॉक वो है बिग बोल्ड ब्रोकरेज, उसको फोकस में लाते हैं। तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल
कि जो रिपोर्ट आई है ग्लोबल हेल्थ में मेदांता कंपनी में, यहाँ पे उन्होंने मेंटेन बाई रखा है, टारगेट प्राइस रखा है 1170 रुपीज़ पर शेयर का। ये 2024 की इनकी टॉप पिक है और उन्होंने कहा है कि जो अर्निंग्स का एक्सपेक्टेशन है अगले 3 साल में ग्रोथ की, वो लगभग 28% के रहने वाली है। और ट्रिगर जो होने वाली है वो ऑफकोर्स एक होने वाली कि अच्छी पाइपलाइन जो है उनकी बेड्स में और एक्सपेंशन इंदौर और एनसीआर मार्केट्स में देखने मिल सकती है। आखिरी स्टॉक जो फोकस में रहेगा और खबर वाले जो दम पे फोकस रहने वाला शेयर वो है शोभा। यहाँ पे उनकी होसुर लैंड की जो है मोनेटाइजेशन एक्सपेक्टेड है हो, और याद रखिए ये प्लॉटेड डेवलपमेंट के ज़रिए जो है ये मोनेटाइजेशन होगी और इसका जो पहला फेज़ है वो अगले 2 साल में कंप्लीट होगा। ऑफ कोर्स Q3 अपडेट्स भी आए हैं जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ अपडेट्स जो है आपको शोभा में देखने मिली है। तो ये 9 स्टॉक्स हैं जो आज आपके रडार में होने चाहिए। ओके, ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये सारे स्टॉक्स हमें बताने के लिए। ठीक है, कई सारे स्टॉक्स हम डिस्कस कर भी चुके हैं। आपकी नज़र किसी खास स्टॉक पे अजय? मेरी नज़र कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक पे है। ओके, क्योंकि उसने पिछले 1 साल में बहुत सारे इन्वेस्टर्स का कल्याण किया है। क्योंकि इतना बड़ा गैप था, वैल्यूएशन गैप, कल्याण ज्वेलर्स वर्सेस जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, 100 रुपये के आसपास आपको हमने नोटिस करवाया था कि इसके अंदर वैल्यूएशन गैप है। जैसे हमने आपको सेनको गोल्ड के आईपीओ के टाइम पे बताया था कि ये 18 टाइम पे आ रहे हैं, इंडस्ट्री लीडर 80 टाइम 90 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड पे रहता है, तो वैल्यूएशन गैप है, वहाँ आपको पैसा बना। अब आपका आरबीजेड ज्वेलर्स की तरफ भी आपको देखना चाहिए। रिसेंटली लिस्टेड 140 हो गया, 100 रुपये पे लिस्ट हुआ था, फ्लैट लिस्ट हुआ था, 1-2% नेगेटिव हुआ था। इनफैक्ट आरबीजेड का टिक है हमारे पास, कल थोड़ा डाउन सर्किट है, 6 दिन से अप सर्किट चल ही रहा है। हाँ। लेकिन ये देखना चाहिए क्योंकि वैल्यूएशन गैप है। इसका पूरा क्लाइंट बेस आपका टाइटन, तनेश, सेनको गोल्ड, मालाबार वगैरह वगैरह है, तो इसको क्यों 10 टाइम फॉरवर्ड पे ट्रेड हो रहा है ये, बाकी सारे 50 टाइम। तो वैल्यूएशन गैप जहां जहां होगा, आप कल्याण के Q3 अपडेट्स देखिए, उन्होंने जो तेज चाल स्टॉक के अंदर आई है, अब जो Q3 अपडेट्स दिए हैं वो जस्टिफाई हो जाएंगे। जहां जहां स्टॉक चलेगा और अर्निंग नहीं चलेगा, घट सकता है स्टॉक। स्टॉक चला है, अर्निंग बैक हो रही है पीछे से, तो सस्टेन करेगा स्टॉक और स्ट्रेंथ मिल सकती है। तो कल्याण ज्वेलर्स में डिस्कस करना चाहूंगा सुमित मूलचंदानी। सुमित 370 पे है, नीचे से चला भी है, क्या मुनाफा वसूली का लेवल आ चुका है या ट्रेल करें स्टॉप लॉस लगा के? अजय जी, ऑलवेज द बेस्ट इज टू ट्रेल योर, अगर आपका ये मोमेंटम जो है वो कंटिन्यूएशन में रह रहा है, देखिए कंटिन्यू एक बुलिश चैनल में ट्रेड कर रहा है, हायर हाई हायर लोस का है, तो सबसे बेस्ट है। अभी भी जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह का देखेंगे तो 340, थोड़ा सा यहाँ से आपको लगेगा कि 6 to 7% का है, लेकिन ये अच्छा रहेगा। और यहाँ पे जो पहला एक्सपेक्टेड टारगेट रहेगा वो 390 393 का जो जोन है, वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक PRZ का काम कर सकता है, प्राइस रिवर्सल जोन। तो वहां पे एक आप प्रॉफिट बुकिंग का ध्यान रखिए। अगर वहां पे लग रहा है कि आपको कोई एक नेगेटिव कोई कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है तो बिल्कुल देखिए, आज भी एक गैप अप, अगर आप एडजस्टमेंट देखेंगे तो 370 एक गैप अप के साथ अभी ओपन हो रहा है स्टॉक। ओके, ऑल राइट, ठीक है। एक बार ये समझ लेते हैं कि और जो ब्रेकआउट वाले कैंडिडेट्स हैं वहाँ पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छी मूव आ सकती है। इनफैक्ट कल सारे ही रियल एस्टेट स्टॉक में अच्छी मूव थी, बट कुछ स्टॉक्स जहाँ पर अच्छा एक ब्रेकआउट और दिख रहा है और फर्दर मोमेंटम दिखेगा। महिंद्रा लाइफ साइंसेज, इसे एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या एक बार बाइंग का व्यू बनाना चाहिए। थोड़े सा सॉफ्ट देखिए, आपको ओपनिंग दिख रही है बाकी दूसरे मेजर्स की, लेकिन महिंद्रा लाइफ साइंस आपको इस वक्त स्ट्रेंथ के साथ दिख रहा है। DLF नीचे खुला, लेकिन महिंद्रा लाइफ साइंसेस लाइफ स्पेसेस पर आप एक व्यू बनाएंगे संतोष भाई का ऑन द चार्ट्स, प्योरली ऑन द टेक्निकल्स? यस प्रियंका, स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा है। लग रहा है कि शायद इसने जो रिसेंट हाई लगाए थे 600 के, वो टेस्ट होते नजर आएंगे, तो 600 रुपए के टारगेट के लिए इसको अप्रोच किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 560 रुपीज का। थोड़े केमिकल स्टॉक्स भी फ्रिजल आउट हुए हैं, जिस तरह की मूव में थे ये पिछले 2 हफ्ते से, 2 या 3 हफ्तों से, पिछले इनफैक्ट दिसंबर मिड से ही वहाँ थोड़े फ्रिजल आउट हुए और इनफैक्ट आप ब्रेकडाउन से पैटर्न देख रहे हैं नवीन फ्लोरीन जैसे काउंटर्स में। क्या ये शॉर्ट कैंडिडेट भी हो गए हैं आप अगर ट्रेडिंग के लिहाज से प्योरली, सुमित? जी देखिए, बिल्कुल ये एक रेजिस्टेंस जो था इसका स्टॉक का 3900 का लेवल, वहीं से ही आप देखिए कंटिन्यू फॉल दे रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे एक मुझे भी लग रहा है कि नेगेटिवनेस बढ़ सकती है। कल के लो का वेट कीजिए 3785, अगर ये ब्रेक कर रहा है तो 3700 के लिए ये नीचे जा सकता है। यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 3840 का। ठीक है, मैं एक स्टॉक डिस्कस करना चाहूंगा आपसे। सनी, आपने एम्बर एंटरप्राइजेस देखा है? इसका काफी बुरा समय चला है पिछले कुछ दिनों में।
अगर आप इसका 4-5 साल का चार्ट देखें तो भाव कहीं गया ही नहीं है, 3200, 3100, ऊपर 3500। ये वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशन बनाते हैं दूसरी कंपनियों के लिए, एक रेंज में आपको दिखाई देगा 1-1.5 साल से अटका हुआ है। क्या इस भाव पे आपको सेंस आ रहा है या अभी भी दिक्कतें हैं इनके बिजनेस मॉडल में? सनी? Ajay ji, we are bullish on Amber Enterprises and the reason being that gradually पिछले 2-3 साल में अगर आप देखेंगे कंपनी ने अपना जो बिजनेस है वो डाइवर्सिफाई किया है। अर्लियर मेजॉरिटी एक्सपोजर जो था वो एयर कंडीशनिंग और वॉशिंग मशीन साइड में था। अब ग्रेजुअली कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक फास्ट ग्रोइंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक जो सेगमेंट है उसमें भी फोरे किया और उसका ग्रेजुअल जो शेयर है मुझे लगता है कि आगे जाके पिकअप होगा। और एट द सेम टाइम हमें सबको पता है कि जो एयर कंडीशनिंग मार्केट है कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट है, पिछले 2 साल से कहीं ना कहीं प्रेशर में था, वॉल्यूम ग्रोथ कहीं ना कहीं मिसिंग थी। और अभी एक्सपेक्टेड है कि जो अप्रैल मंथ से जो समर सीजन स्टार्ट होगा उसके लिए जो इन्वेंट्री फीलिंग स्टार्ट होगी चैनल में जैन टू मार्च में, ये एक अच्छी रहेगी ऑन अ लो बेस ऑफ लास्ट 2 ईयर। तो जो उसका जो कोर बिजनेस है एयर कंडीशनिंग का उसमें भी एक अपटिक आते हुए हमें दिखेगा। एंड एट द सेम टाइम अगर मैं वैल्यूएशन के लिहाज से भी बात करता हूं तो मुझे लगता है कि डिक्सन के सामने अंबर राइट नाउ इज ट्रेडिंग एट अ वेरी चीपर वैल्यूएशन। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट अ क्वालिटी बिजनेस इन द पोर्टफोलियो और लॉन्ग टर्म के लिहाज से डेफिनेटली पोर्टफोलियो में रखिए। एंटायर ईएमएस स्पेस इज डूइंग वेल, अंबर वाज अ मिसिंग पीस एंड आई एम श्योर इसमें भी अब अर्निंग डिलीवरी आएगी और वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी इसमें बनी रहेगी। एम्बर एंटरप्राइज पे कॉल समय है एक्यूमुलेट करने का, लेकिन जो सबसे बड़ा देश का प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसकी तरफ इंडसइंड बैंक के नंबर और फेडरल बैंक और दूसरे बैंकों के बाद सबकी नज़रें गड़ी हुई थी, उनका थर्ड क्वार्टर अपडेट आ चुका है और शानदार 5% सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट आपको नज़र आ रहा है एचडीएफसी बैंक में। मैं एसेट क्वालिटी की तरफ तो जाऊंगा भी नहीं, उनकी एसेट क्वालिटी बढ़ती ही नहीं है, कहीं स्टेबल या इंप्रूव ही होती है, लेकिन जो ग्रोथ है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि स्टॉक ग्रोथ को देखता है और 5% की सिक्वेंशियल ग्रोथ बहुत ही शानदार है। मैं आपको बता दूं प्रियंका, हमारे पड़ोस में एक इंटीरियर डेकोरेटर और काम करते हैं जो बैंकों की ब्रांचेस की इंटीरियर्स करते हैं। आप समझ रही हैं? और ये आप समझ गई डायरेक्शन क्या है। इन्होंने एचडीएफसी बैंक ने जिस तेजी से ब्रांच एक्सपेंशन कर रहे हैं, मुझे ऑन ग्राउंड फीडबैक मिल रहा है। आप समझ रही हैं, हर गांव खेड़े में जाके एचडीएफसी बैंक अपनी ब्रांच खोल रहा है। इन्होंने पिछले क्वार्टर में जितनी ब्रांच खोली थी कई बैंकों ने पूरे साल में उतनी नहीं खोली थी। आपको याद होगा 1400 कुछ कैसे ब्रांच, तो वो ग्रोथ ब्रांचेस से आता है। 1680 पे स्टॉक बना हुआ है, 3 मिनट रह गए बाजार खुलने में। अक्षय भागवत, एचडीएफसी बैंक को इस भाव से कैसे ट्रेड किया जाए? जी, अगर आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का नजरिया एचडीएफसी बैंक में तो थोड़ा सा मुनाफा वसूली देखने को मिला था 2 ट्रेडिंग सेशन पहले। थोड़ा सा ऑप्शन में भी आप देखें तो 1700 के स्ट्राइक पे काफी कॉल राइटर्स का प्रभाव है, तो थोड़ी सी नरमी बनी रह सकती है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। बाकी अगर पोर्टफोलियो में है, मीडियम टर्म व्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे जल्दी आपको जाके 1750 प्लस के ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे। ट्रेडिंग के लिए थोड़ा डिप के लिए वेट करें शायद, और 15-20 रुपए नीचे में मिल सकता है आपको, तब वहां पे बाय करने की मेरी राय रहेगी। चाहूंगा जहां पे फंड रेजिंग ब्लॉक्स वगैरह लगातार नजर आ रहे हैं और कल खबर आई है कि इनको रिलायंस नेवल का जो एनसीएलटी से एसेट है वो मिल गया है, स्वान एनर्जी। 540 का भाव है, कल भी थोड़ा 2-3% चला था। कल 5% तेज था, आज भी ब्लॉक्स लगे हैं कुछ अभी। अच्छा, ब्लॉक्स लगे हैं, वो मैंने नहीं देखा, बट मैंने तो अनाउंसमेंट देखा था एक्सचेंजेस पे। आज 2% ऊपर खुल रहा है। संतोष मीना 536 पे स्वान एनर्जी लेने लायक या अवॉइड किया जाए? जी अजय जी, इस स्टॉक की बात है तो इस स्टॉक में हमको एक मोमेंटम बना और चार्ट स्ट्रक्चर भी अभी भी अच्छा है, तो कोई लेता है तो करंट लेवल पर भी खरीदारी कर सकता है। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू रखिएगा, 500 का स्टॉप लॉस रखेगा, हो सकता है हमको 625 तक की अपसाइड देखने को मिल जाए। ऑल राइट, तो स्वान एनर्जी यहाँ से भी बाय, अच्छी मूव चलने के बाद 2% अभी तो खैर आपको दिखाई दे रहा है प्री ओपन में। देखते हैं खुलने के बाद किस तरह की तेजी दिखती है इसमें, लेकिन खुलने की तेजी में कौन से स्टॉक्स दिख रहे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। 21,700 के तो ऊपर हम खुल रहे हैं, निफ्टी पर तैयारी हो रही है और इनफैक्ट बैंक निफ्टी उसके रेट सेटल होने बाकी हैं, उन्हें वॉच करेंगे। लेकिन बड़े स्टॉक्स जिन पर आज वॉच हो सकती है वो ऑफकोर्स ग्रासिम जैसे स्टॉक्स हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट है जिस पर आपको नजर रखनी होगी, और ऑफकोर्स आईटी क्या रिबाउंड करेगा। मेटल में आपको थोड़ी सी रिबाउंड दिख रही है, तो ये जो थोड़े से ड्रैगर स्पेसेस थे वहां से भी क्या एक रिबाउंड दिख रहा है। कोई आईटी काउंटर ऐड होगा क्या? अब अगले हफ्ते से तो नंबर्स पर ही एक्शन शुरू हो जाएगा, इनफैक्ट अभी से पोजिशनिंग शुरू हो जाती है। संतोष,
यस प्रियंका जी, अभी मैं आईटी स्टॉक्स की बात करूँ तो मेरे रडार पे हैप्पीएस्ट माइंड रहेगा, मिड कैप स्टॉक है। ये स्टॉक ने नहीं किया था और यहाँ पे मुझे रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल नजर आ रहा है, तो यहाँ पर आप खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 870 860 एक अच्छा सपोर्ट एरिया, वो स्टॉप लॉस रखिए। अगर ये निकलता है 980 के ऊपर तो शायद हमको 1100 रुपए तक की भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। माइंड काफी कम आता है रडार पर। जब ये लिस्ट हुआ था तब तो बहुत ज्यादा रडार पर था, बड़ी मैनेजमेंट इसमें थी, लेकिन उसके बाद बहुत समय तक स्प्लिट हुआ और उसके बाद ये बहुत बड़े टाइम तक कंसोलिडेशन रेंज में रहा। बड़ी मूव्स इससे नहीं आई और ऑफ कोर्स पूरा आईटी पैक भी जिस तरह का मूव था इसको भी इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन आज और कौन कौन से काउंटर्स है जिन पे मूव हो सकते हैं? क्या ओएमसीज पर भी एक बार के लिए एक रिबाउंड अटेम्प्ट करना चाहिए सुमित, वेरी क्विकली? जी देखिए, यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रो पे हमारा नजर रहेगा। देखिए काफी अच्छा एक मूव आया हुआ था, 2 दिन से कंसोलिडेशन चल रहा था, लेकिन लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ पे आप अभी भी अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं। सो 405 का एक स्टॉप लॉस और अपसाइड में 440 एंड 462 टारगेट्स। ओपन हुआ है एक गैप के साथ और लगभग 60 पॉइंट का 21700 के ऊपर 21720 के पर निफ्टी खुला है और बैंक निफ्टी खुला है 48200 के ऊपर। इनफैक्ट 48300 के क्लोज आपको बैंक निफ्टी दिख रहा है इस वक्त। बड़े स्टॉक्स कहाँ हैं? पावर स्टॉक्स हैं, इस वक्त लीड कर रहे हैं। एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स, भारती एयरटेल, कल अजय आप डिस्कस कर रहे थे टेरिफाइक को, आप 1.1% सेकंड गेनर इस वक्त भारतीय एयरटेल है। कुछ दूसरे जो काउंटर्स हैं उनमें एलटीआई, माइंडट्री जैसे काउंटर्स हैं। कोल इंडिया फिर से एक तेजी पकड़ते हुए 386 के पास कोल इंडिया। आईटी के काउंटर्स में आपको इस वक्त विप्रो काउंटर दिख रहा है जो ऊपर है, सारे आईटी काउंटर्स नहीं दिख रहे हैं, इनफैक्ट सिर्फ विप्रो दिखाई दे रहा है। लेकिन ऑटो पैक जो एक पैक जो अभी फिलहाल एज अ होल पैक लीड करते हुए दिखाई दे रहा है वो ऑटो जरूर दिख रहा है। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा सब में अच्छी मूव है। बैंक्स में भी इनफैक्ट एसबीआई अब आधे % की तेजी के साथ दिखाई दे रहा है और आईसीआईसीआई बैंक भी तेज दिख रहा है। गिरने वाले सॉफ्ट काउंटर्स कहाँ हैं? थोड़ी सी सॉफ्टनेस आपको एक्सिस और इंडसइंड बैंक में दिख रही है और एफएमसीजी डिफेंसिव पैक थोड़ा आज नीचे दिख रहा है। नेस्ले, ब्रिटानिया, ये लगार्ड्स दिख रहे हैं। एशियन पेंट्स आपको नीचे दिख रहा है। सन फार्मा जैसे स्टॉक्स भी आपको नीचे दिख रहे हैं। एक बार क्विकली देखते हैं कि मिड कैप में कैसी मूव है, क्योंकि कल भी मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में एक जोरदार रिबाउंड भी आया। कई सारे स्टॉक्स जहां पर अच्छा मूव था। वोडाफोन आइडिया 2% की तेजी वहां है। टोरेंट पावर अनदर 2%, कल 8-10% चलने के बाद आज फॉलो बाइंग और 2-2.5% यहाँ मूव है। मेटल्स में आपको इंच बैक करते हुए एल्यूमिनियम के काउंटर्स, इनफैक्ट स्टील भी ठीक दिख रहा है। नैल्को में 1.5% की तेजी दिख रही है। एल&टी फाइनेंस जोरदार बिजनेस अपडेट्स, कल इनफैक्ट पिछले हफ्ते भी इसमें एक मूव आ चुकी थी, आज 1.5% आफ्टर द Q3 अपडेट्स। और बैंक्स में आपको बैंक ऑफ इंडिया जैसे काउंटर्स भी दिख रहे हैं। कौन से स्टॉक्स इस वक्त थोड़े सॉफ्ट दिख रहे हैं? थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है आपको रियल एस्टेट काउंटर्स में, प्रेस्टीज नीचे दिखाई दे रहा है और इनफैक्ट हेल्थ केयर के काउंटर्स भी थोड़े से नीचे दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल इनफैक्ट Q3 अपडेट्स का अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक नरम खुला था, लेकिन इस समय डेज हाई की तरफ चला गया, जिसका अंदेशा हमने आपको बाजार खुलने पर ही बताया। बैंक निफ्टी तेज हो गया एकदम से। उसी वजह से ना 40% वेट, करेक्ट, एचडीएफसी बैंक का 40% वेट है, तो तेज तो होना ही है। ये देखिए 1% करीब 15-20 रुपए नीचे से रिबाउंड किया। आप देखिए साथ में दूसरे बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंकों को खींच के ला रहा है, 300 की तरफ आरबीएल जाता हुआ नजर आ रहा है। साथ में मैक्रोटेक देखिए फॉलो अप बाइंग Q3 अपडेट्स के बाद आपको वहां पर भी। स्वान एनर्जी 550 के करीब पहुंच गया। डीसीबी बैंक करीब 3% ऊपर आपको नजर आ रहा है। टाइम हो गया है ओपनिंग ट्रेड्स का। हमारे सारे पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, संतोष मीना, अक्षय भागवत, सुमित मूलचंदानी और सनी। लेकिन शुरुआत करेंगे सुमित के साथ। सुमित बताइए क्या है आपका ओपनिंग ट्रेड ऐसे बाजार में? ठीक ठाक गैप दिख रहा है? जी बिल्कुल, 2 स्टॉक्स पे ध्यान रहेगा। देखिए एक अभी आपने डिस्कस किया आरबीएल बैंक ने अपना एक रेजिस्टेंस ट्राई कर रहा है क्रॉस करने का, तो बिल्कुल ये जैसे ही अभी हाई क्रॉस करेगा 293 का एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखिए 303 के लेवल्स के लिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 287। और एक स्टॉक फिनिक्स मिल्स, देखिए फिनिक्स मिल्स का काफी एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट आया है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है, तो 3 दिन से आप कंटिन्यू देखिए बुलिश मोमेंटम बना हुआ है। तो ये लग रहा है कि अभी आप इंट्राडे के लिए भी और पोजिशनली भी आप इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 2360 का फॉर द टारगेट ऑफ 2550। बजाज ऑटो की आप बात कर रहे थे अजय, आज फिर से वापस आ गया 2% मैंने बताया था पुल बैक के अंदर आप बजाज ऑटो को देखिए, बहुत शानदार काम हो सकता है इसके अंदर। इस भाव से 7000 के ऊपर का भाव आपको दिखा रहा है। संतोष मीना आपका ओपनिंग ट्रेड?
ये जैसे हम पावर स्टॉक्स की बात करें तो मेरे रेडार पे टाटा पावर है। इस स्टॉक में भी एक बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। स्टॉक 3-4 दिन कंसोलिडेशन दिखाया और 20 डे मूविंग एवरेज से बहुत प्यारा बाउंस बैक दिखा रहा है। लग रहा है इसने जो रिसेंटली हाई लगाया था अभी 347-48 के आसपास वो क्रॉस होगा और वो जैसे ही क्रॉस होगा इसमें हमको और बड़ी तेजी देखने को मिलेगी 360-365 तक के लेवल के लिए। तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। यहाँ स्टॉप लॉस रखिएगा आप 336 रुपए का। ठीक है, टाटा पावर अपना ओपनिंग ट्रेड हो गया। अक्षय भागवत, आपका ओपनिंग ट्रेड? की ओपनिंग में आज देखें तो ऑटो क्षेत्र में काफी पॉजिटिव ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे हीरो मोटो को का चुनाव करूंगा मैं ओपनिंग ट्रेड्स में। बाय कीजिए करंट ट्रेड पे 4100 का टारगेट बनाइए और 3950 का स्टॉप लॉस बनाइए। देखिए, टोरेंट पावर में आज भी सेकेंड डे रनिंग तेजी नजर आ रही थी और मेरे पैनलिस्ट भी यही बोल रहे थे। डीसीबी अब 4% ऊपर हो गया, बहुत ही शानदार। सनी अग्रवाल, मैं आपसे ट्रेडिंग पिक्स तो नहीं लूंगा आज के, लेकिन ये तो बताएं कि अगर एक दो चुनिंदा स्टॉक्स जो आपके रेडार पे हैं, जो आप एज अ हाउस आजकल डिस्कस कर रहे हैं अपने क्लाइंट से, वो भी बता दीजिए। पिक अगेन पीएसयू से रहेगा इंजीनियर्स इंडिया। मुझे लगता है कि अभी भी इसमें काफी स्टीम बची हुई है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग ग्रोथ एज वेल एज शेयर प्राइस एप्रिसिएशन। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो सीपीएसई नवरत्न कंपनी है, 51% गवर्नमेंट की होल्डिंग है और जो कंपनी है टर्नकी सॉल्यूशन और कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है ऑयल एंड गैस और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में। काफी रोबस्ट ऑर्डर बुक है, 9000 करोड़ की ऑर्डर बुक है कंपनी की। उसमें से 50 से 60% जो ऑर्डर बुक है कंसल्टेंसी बिजनेस की है, जो कि 30-35% मार्जिन का बिजनेस होता है। और जिस तरह से गवर्नमेंट ने जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है इन्होंने जिस तरह से अपना केपेक्स प्लान अनाउंस किया है, इसके चलते इनकी जो बिड पाइपलाइन है काफी रोबस्ट है। 30,000 से 40,000 करोड़ की बिड पाइपलाइन है अक्रॉस रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, पाइपलाइन सेगमेंट एज वेल एज हाइड्रोजन। इन्होंने रिसेंटली हाइड्रोजन सेगमेंट में भी अभी फोरे किया है। मुझे लगता है कि एक वैल्यूएशन के लिहाज से भी रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, 22-23 टाइम्स ट्रेलिंग 12 मंथ अर्निंग पे। और ऑर्डर इनफ्लो काफी जोर से इंप्रूव हुआ है। फर्स्ट हाफ में तकरीबन 2500 करोड़ का ऑर्डर इनफ्लो था, लास्ट ईयर 5000 करोड़ का ऑर्डर इनफ्लो आया है। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इंजीनियर्स इंडिया ने अभी तक इनका जो प्री कोविड जो प्रॉफिट था अब तक वो अचीव नहीं किया है। मुझे लगता है कि अब अगले 2 से 3 साल में जो प्री कोविड के जो प्रॉफिट लेवल थे वो हम एक्सीड होते हुए देखेंगे। लॉन्ग टर्म के लिहाज से डेफिनेटली आप पोर्टफोलियो में ऐड करना। ठीक है, ये तो हो गया आपका स्टॉक आइडियाज। कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज के बारे में देख लेते हैं। आपकी नज़र कहाँ पे इस समय, हाँ, प्रियंका? जो स्टॉक्स इस वक्त ऊपर आ रहे हैं उसमें आपको बजाज ऑटो आप देखिए 2.5% हो गया, 7100 की तरफ बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और इनफैक्ट कुछ लाइव काउंटर्स, एसबीआई लाइव जैसे काउंटर्स भी ऊपर आए हैं। एक बार देख लेते हैं कि और कहाँ कहाँ मूव बन रही है। संतोष, कौन से और काउंटर्स रडार पे होंगे? एचएएल पे देखिए, वहाँ पर एक बड़ी रिपोर्ट थी, वहाँ पर काउंटर है। पावर स्टॉक्स आज अच्छे फिर से लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन सी और लार्ज कैप्स में पावर स्पेस से बेट दिख रही है? ओपनिंग कॉल टाटा पावर ही था। मुझे लग रहा है काफी स्ट्रेंथ है उस स्टॉक में, तो उस पर तो नजर रखिएगा। मुझे लगता है आज पीएसयू बैंक का भी दिन हो सकता है, स्पेशली आज एसबीआई पे नजर रखिएगा। ये दो इस पीएसयू बैंक चल रहे हैं, लेकिन ये जो दिग्गज काउंटर ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। लास्ट ईयर भी आप देखो तो इसमें सबसे काफी अंडर परफॉर्म हो रहा है। अभी कल शायद बीजीआर की न्यूज थी, इस वजह से कल भी नहीं चला, लेकिन अब चलने को तैयार है। मुझे लगता है एफआईएस के रेडार पे ये स्टॉक बहुत जल्दी आएगा और जब भी इसमें बाइंग आएगी तो आसानी से एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो इस पर नजर रखिए। ये स्टॉक तैयार है शायद 700 रुपए की ओर बढ़ने के लिए। कर ही रहे हैं तो फिर हम बीओबी और कैनरा बैंक, यूनियन बैंक में भी एक व्यू ले लेते हैं। क्योंकि अगर हम पहले पीएसयू लार्ज 4-5 बैंक्स की बात करें तो एसबीआई के बाद ये बैंक्स हैं जहां पे अच्छी ग्रोथ और बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी भी दिख रही है। सनी अग्रवाल, वैल्यूएशन देखें आपने क्या पीएसयू बैंक्स के? हाल ही में मैं देख रहा था प्योरली प्रॉफिट पूल टू मार्केट कैप, तो ये आपका यूनियन बैंक, कैनरा, बीओबी सब 5-5 टाइम पे मिल रहे हैं। आपका क्या चुनिंदा पिक होगा इसमें? या डेफिनेटली अजय जी, जो एक वन राउंड ऑफ रीरेटिंग हुआ था जहां जितने भी पीएसयू बैंक थे 0.4 0.5 प्राइस तो बुक पे चल रहे थे, अब क्लोज टू 1 पे आ चुके हैं। इसमें ऑब्वियसली मार्केट लीडर एसबीआई होता है जो कि 1.5 प्राइस टू बुक के आसपास चलता है। और जिस तरह से अब क्वार्टरली अपडेट आ रहे हैं, मुझे लगता है कि जो अर्निंग ग्रोथ का जो सिलसिला रहेगा वो अक्रॉस द बोर्ड जारी रहेगा और इसका बेनिफिशियरी पीएसयू बैंक भी रहेंगे। और इसमें एक नेक्स्ट राउंड ऑफ रीरेटिंग फर्दर यहाँ से हो सकता है। और अगर मुझे यहाँ से अगर पीएसयू बैंक में पिक करना होगा तो आई वुड लाइक टू स्टे विद ऑन अ लार्जर साइज पीएसयू बैंक। सो बैंक लाइक इंडियन बैंक, फॉर दैट मैटर बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपको याद होगा बैंक ऑफ इंडिया का रिसेंटली क्यूआईपी हुआ था और उसका जो क्यूआईपी बुक की डिमांड थी ऑलमोस्ट 4x थी उसके जो जितना क्यूआईपी का साइज था।
तो ऐसा बहुत रेयर देखने मिलता है कि जहाँ पीएसयू बैंक की QIP खुल रही है और उसमें डिमांड 4x 5x आ रही है। तो एक इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी काफी स्ट्रांग है पीएसयू बैंक में। तो इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक शुड बी ऑन रडार अगर आप पीएसयू बैंक में मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आज से देख रहे हैं तो। क्यूआईपी से याद आया कि हाल ही में कैनरा बैंक ऑल्सो, सॉरी। हाँ श्योर, क्यूआईपी से याद आया, क्यूआईपी हाल ही में आया था पिछले हफ्ते, आई थिंक जेएनके बैंक सॉलिड डिमांड थी, आज सुबह उनका बिजनेस अपडेट भी आया है। संतोष मीना, जेएनके बैंक इस भाव से लेने लायक या मुनाफा वसूल कर लें अगर नीचे से लेके बैठे? नहीं अजय जी, टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि अभी वन राउंड ऑफ तेजी और बचा हुआ है। मुझे लगता है यहाँ से अभी निकलना नहीं चाहिए और फ्रेश एंट्री को एज ए ट्रेडिंग बेट भी लेना चाहे तो ले सकता है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, 125 का 5 रुपए का स्टॉप लॉस है और यहाँ से स्टॉक चलता है तो शायद मुझे लगता है स्टॉक में 160 155 रुपए तक की अपसाइड बन सकती है। ऑलराइट, एक बार फोर्जिंग काउंटर्स को भी देख लेते हैं। कल फोर्जिंग काउंटर्स में भी अच्छी मूव थी, आरके फोर्जिंग हो, कुछ छोटे काउंटर्स में मेडन और मेटलेस फोर्जिंग, उनमें भी अच्छी मूव थी। कोई फोर्जिंग काउंटर आप यहाँ ऐड करेंगे? आरके फोर्जिंग पर एंट्री लेवल पॉइंट्स क्या होंगे अगर सुमित एडवाइस करते हैं आप तो? जी, आज के कैंडल के ऊपर, मूव के ऊपर डिपेंड है। देखिए कल जो था एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट था, लेकिन जो प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस था 740, तो अभी भी आप स्टॉक देखिए तो 740 पे रेजिस्ट कर रहा है। तो अगर फर्स्ट आवर जो है आज का अगर सस्टेन कर रहा है तो बिल्कुल यहाँ पे आप बनाइए न्यू पोजीशन विद द स्टॉप लॉस ऑफ 700 एंड फर्स्ट टारगेट विल बी 810। देखिए आरबीजेड ज्वेलर्स जो रिसेंट आईपीओ आज सुबह हमने आपको प्री मार्केट ने बताया था नजर रखने के लिए, वो आज डाउन सर्किट पे खुला था और इस समय अप सर्किट की तरफ आ गया है। संतोष मीना, ये थोड़ा रिसेंट आईपीओ है क्योंकि आप फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों देखते हैं, व्यू दे पाएंगे या बहुत कम डेटा अवेलेबल है? जी अजय जी, टेक्निकल तो बहुत ज्यादा है नहीं। फंडामेंटल भी मुझे जितना पता है कि ये टाइटन और इनके लिए काम करता है, वैल्यूएशन इसमें कंफर्टेबल थे तो लेकिन और इसकी लिस्टिंग भी काफी फ्लैट हुई थी तो कंपनी अच्छी है। मुझे लगता है कि इस स्टॉक में तेजी और बन सकती है। ये लग रहा है कि शायद यहाँ से 200 रुपए तक जा सकता है। थोड़ा सा एग्रेसिव बेट लेना चाहता है, जिस हिसाब से ज्वेलरी स्टॉक्स में मोमेंटम बना हुआ है और आगे का आउटलुक लग रहा है, तो ये स्टॉक भी मुझे लगता है पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि वैल्यूएशन गैप काफी ज्यादा है अभी स्टॉक में और दूसरे स्टॉक्स में। तो ये वैल्यूएशन कैचअप होगा तो स्टॉक में और तेजी बनेगी। तो यहाँ पर आप 125 रुपए का स्टॉप लॉस मान के चल के रख सकते हो, ऊपर में 200 रुपए की अपसाइड इसमें शायद देखने को मिल सकती है। ठीक है, आज आईटी स्टॉक्स भी रिबाउंड दिखा रहे हैं। विप्रो को लेके आइए डायरेक्टर साहब। सनी अग्रवाल, विप्रो में एक मैनेजमेंट चेंज की बस बार बार आ रही है, कितना सही है कितना गलत, कौन जुड़ेगा कौन नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मैनेजमेंट रीहॉल होने का लग रहा है, उस डायरेक्शन में जा रही है और ये अंडर परफॉर्म की है लार्ज कैप आईटी कंपनीज को पिछले कुछ 1-2 सालों में। क्या इसके वैल्यूएशन कंफर्टेबल है? आप लेंगे क्या 450 रुपये विप्रो को, सनी? जी डेफिनेटली, अगर वैल्यूएशन के लिहाज से बात करें तो जितनी भी लार्ज कैप आईटी कंपनीज है उसमें वैल्यूएशन का कंफर्ट डेफिनेटली बना हुआ है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। बट वन इम्पोर्टेंट थिंग टू ट्रैक इज जो डिमांड एनवायरनमेंट है, जो कि मैनेजमेंट की कमेंट्री में हमें अगले 11 से 15 जनवरी के बीच में पता चली जाएगा कि जो डिमांड एनवायरनमेंट है स्पेशली फॉर देयर क्लाइंट्स इन यूएस एंड यूरोप वो कैसा है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का क्या बजट रहेगा कैलेंडर ईयर 24 का, वो इवेंट में ट्रैक करना चाहूंगा। हालांकि जितनी भी लार्ज कैप आईटी कंपनी थे उनके लिए जो सप्लाई साइड कंसर्न थे, जो एट्रिशन का जो कंसर्न था वो पूरा अब खत्म हो चुका है और कहीं ना कहीं जो मार्जिन पे प्रेशर आ रहा था बिकॉज ऑफ दिस सप्लाई साइड कंसर्न, मुझे लगता है कि वो दैट हैज बीन टेकन केयर। नाउ ओनली इशू इज ऑफ डिमांड एनवायरनमेंट। अगर ऐसे कोई कमेंट्री आती है जिसके चलते ये निकल के आता है कि नेक्स्ट ईयर 8 से 12% की अर्निंग ग्रोथ हमें लार्ज कैप आईटी कंपनीज में देखने मिलेगी। ये साल जो है फाइनेंशियल ईयर 24 में हालांकि 2 से 3% की ही अर्निंग ग्रोथ आएगी। तो ऑन अ लो बेस अगर लो डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ भी हमें आईटी कंपनीज का मार्केट को ऐसा नैरेटिव लगता है तो एक राउंड ऑफ रीरेटिंग लार्ज कैप आईटी कंपनीज में आ सकता है। एंड देन कमिंग टू विप्रो, डेफिनेटली ये मैनेजमेंट चेंज कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी लाता है। नया मैनेजमेंट नई स्ट्रेटेजी के साथ आएगा, एक एग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रेटेजी भी लेकर के आएगा। तो वेट एंड वॉच रहेगा, देखते हैं कैसे नया मैनेजमेंट का क्या थॉट प्रोसेस रहेगा। जो अपकमिंग जो रिजल्ट है उसमें जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर, मैं उसे डेफिनेटली ट्रैक करना चाहूँगा। कुछ काउंटर्स जो नॉन शुगर स्पेस से हैं जिनसे इथेनॉल को लेकर एक पॉजिटिव न्यूज़, गवर्नमेंट एक्शन आ सकता है, उसमें कुछ काउंटर्स हैं जिनमें मूव है और लगातार मूव दिख रहा है। इंडिया ग्लाइकॉल आप देखें वहाँ पर आज भी 6% की मूव है, कल भी ये स्ट्रॉन्ग मूव के साथ काउंटर क्रिएट करा था।
दूसरे कुछ और केमिकल नेम्स में हिमाद्री स्पेशलिटी, कल इसमें भी 8-10% की मूव थी, आज 7% की मूव है। दोनों काउंटर जिस पेस के साथ चल रहे हैं, नीचे से किसी ने होल्ड किया हो तो किन लेवल्स के लिए इसमें रुके सुमित? जी, यहाँ पे इंडिया ग्लाइको की आपने पहले बात की, तो देखिए एक रेजिस्टेंस के लेवल पे ही है। पिछली बार ये स्टॉक ने 3 बार सेम लेवल्स फ्रॉम द 970 की जो लेवल है वहीं से ही स्टॉक ने रिजेक्शन दिया था। और अगर आप देखेंगे तो ओवरसोल्ड ओवरबॉट टेरिटरी में है, बिकॉज इट हैज रन फ्रॉम 750 टू 950 लेवल्स विद इन द फ्यू सेशंस। तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए आप ध्यान रखिए, न्यू एंट्री के लिए वेट कीजिए डिप्स का टिल द लेवल्स ऑफ 900। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, दैट विल बी मच मोर फेवरेबल। 900 के पास आप इंडिया ग्लाइकोल में री एंटर करने की बात करेंगे, लेकिन कुछ और काउंटर्स जो कैपिटल गुड स्पेस के हैं, वेल्डिंग और वेल्डिंग रिलेटेड काउंटर्स हैं, एडोर वेल्डिंग जैसे, हालांकि ये भी एक स्मॉल कैप है, लेकिन जिस तरह की मूव कल ये इंट्राडे में ही लगभग 16-17% तेज हुआ था, बाद में फिर करेक्ट हो गया, आज फिर से इसमें एक मूव शुरू हो गई है। एडोर वेल्डिंग को लेकर आते हैं, 1700-800 रुपये का, आई थिंक 1700 या 800 रुपये का भाव हो गया था, कल करेक्ट हुआ लेकिन 16-17% चलने के बाद नीचे आया। क्या ये फिर से ऐसी मूव दिखा सकता है आज भी, संतोष? इस प्रियंका, कल इसमें एक बड़ी तेजी आई थी ऊपर के लेवल से, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आई है। नॉर्मली इस तरह का होता है तो स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू बुलिश है मेरे हिसाब से। अभी थोड़ा सा ट्रेडिंग के लिए अवॉइड करें, जिस हिसाब से कल का मूव था, लेकिन कोई पोर्टफोलियो में लेना चाहे तो इसको करंट लेवल पे भी एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ये जो 1440-1400 का जो एरिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा, और स्टॉक वैसे भी हम कैपिटल गुड्स स्पेस पे बुलिश है। स्टॉक धीरे धीरे मुझे लगता है कि बड़ी तेजी दिखा सकता है, 2000-2500 तक के लेवल इसमें आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव्स हमको नज़र आ रहे हैं। ये डाबर को लेके आइए, देखें काफ़ी कमेंट्री तो काफ़ी हुई थी, हमने डिस्कस भी किया था। देखें कैसा खुला है इस समय, डाबर डेज हाई की तरफ जा रहा है, बट 3-4 रुपये ऊपर है भाव से। बहुत बड़ा मूव आपको नहीं दिखाई दे रहा है डाबर के अंदर। कल हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग मूव देखा था सनी, वो था ये कि जितने भी पाइप कंपनीज हैं, हाईटेक पाइप्स कल 10% ऊपर हो गया था। कल मान इंडस्ट्रीज चल गया था, लेके आइए आज भी 1%, हाईटेक पाइप 130 का भाव। मन इंडस्ट्रीज लेके आइए 307 का भाव, 3% ऊपर। जेटीएल इंफ्रा ने लास्ट वीक एक फंड रेजिंग की थी, और जेटीएल लेके आइए, पहले उस ज़माने में हम डिस्कस कर रहे थे जब उसका नाम जेटीएल इंडस्ट्रीज था, भी टेक्सटाइल जेटीएल इंडस्ट्री, बट इन्होंने नाम चेंज कर दिया है। फिर आप लेके आइए और दूसरे वेल्सपन कॉप पाइप कंपनी में काफ़ी तेज़ी हो रही है, नए नए नाम आ रहे हैं। आपका कोई कॉल है इस पर? आपने स्टडी किया ये स्पेस सनी, मेटल पाइप कंपनीज? अजय जी, हाँ, हम लोग भी काफी बुलिश है ये पूरे सेक्टर पे, मेटल पाइप सेक्टर पे। और इसका मुख्य कारण है कि जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस है जल जीवन मिशन को लेकर के, तो वाटर ट्रांसमिशन के लिए बेसिकली ये पाइप यूज होते हैं। सेकेंडरी ऑयल एंड गैस सेक्टर में अगर आप देखेंगे, जो पाइपलाइन का जो नेटवर्क है उसमें एक्सपेंशन चल रहा है, उसका बेनिफिट ये सभी कंपनीज को मिल रहा है। और तीसरा, इन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, जो स्ट्रक्चरल पाइप जिसे कहते हैं हम, वेदर इट ऑन एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर, वहाँ कहीं ना कहीं पाइप का यूसेज अब बढ़ा है, तो उसका एक कहीं ना कहीं कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो पूरे सेक्टर में आप देखेंगे जितनी भी कंपनीज है, सबने एक एग्रेसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान अनाउंस किया है। केस इन पॉइंट जेटीएल अभी 0.3 मिलियन टन पे है, इसकी कैपेसिटी बढ़ करके 0.5 to 1 मिलियन टन अगले 2 साल में होगी। और अब जो नया मेगा केपेक्स अनाउंस किया है, वो 1 मिलियन टन से 2 मिलियन टन FY 27-28 में हो जाएगी। तो 0.3 to 2 मिलियन टन कैपेसिटी एक्सपेंशन ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3-4 ईयर, इट्स अ ह्यूज जंप। तो वी आर कंस्ट्रक्टिव ऑन दिस सेक्टर। और इसमें अगर मुझे एक पिक करना होगा, APL अपोलो ट्यूब, जो कि एक मार्केट लीडर है ये पूरे सेगमेंट में, मैं उसे पिक करना चाहूंगा। हालांकि इसका दिसंबर क्वार्टर का जो अपडेट था थोड़ा वीक आया था, उसका रीजन ये था कि कहीं ना कहीं स्टील प्राइस में जो करेक्शन हुआ है उसके चलते चैनल में डिस्टॉकिंग हुआ है। बट मुझे लगता है कि जब जैन टू मार्च क्वार्टर की बात होगी, जब डिस्टॉकिंग हुआ तो रीस्टॉकिंग भी होगा, और इसी के चलते जो वॉल्यूम ग्रोथ है जो कंपनी के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से, वो बेहतर आते हुए दिखेगी। और APL अपोलो ट्यूब 1800 से 1900 के टारगेट के लिए मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, विद एन इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 12 to 18 मंथ। ठीक है, एक और स्टॉक में डिस्कस कर लेता हूँ अक्षय भागवत के साथ, वो है फीनिक्स मिल्स। आपको याद होगा कि हमने कुछ दिन पहले एक पूरा प्लान बताया था फिनिक्स का। ये देखिए, स्पेशल शो रियल एस्टेट का आएगा 11 बजे, मजबूत बुनियाद, दमदार रिटर्न। लेकिन वापस जाएंगे फिनिक्स मिल्स, ये भी रियल एस्टेट प्ले है एक तरह से, 6% ऊपर हो गया, 2500 क्रॉस करता हुआ इस समय आपको फिनिक्स नजर आ रहा है। अक्षय भागवत
फिनिक्स मिल्स पे क्या व्यू बन रहा है, क्या ये सस्टेनेबल है मूव? जी बिल्कुल बढ़िया स्टॉक का चॉइस किया आपने। ब्रेकआउट करा है, 4 हफ्ते का ब्रेकआउट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर है और मोमेंटम पिक करा है आज। तो ये बिल्कुल 2600 से 2650 तक इसके टारगेट बनते हुए दिख रहे हैं। सपोर्ट बेस है 2400 का, तो अब स्टॉप लॉस बनाइए 2375 की, और टारगेट जैसे मैंने कहा 2600 से 2650 बनेगा। तो पॉजिटिव व्यू शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म दोनों के लिए बाय की राय रखूंगा फिनिक्स मिल पे। ऑलराइट, ठीक है, ये तो फिनिक्स मिल पे बात हुई, लेकिन ऑटो काउंटर्स फिर से आपको अच्छी रफ्तार में दिख रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प भी इनफैक्ट 1% तेज़ है, और बजाज ऑटो तो हमने देखा है कि वहाँ पर मूव आ रही है, और महिंद्रा भी यहाँ पर 1% की मूव है। संतोष, कोई लार्ज कैप ऑटो काउंटर रडार पर होगा? M&M ने भी एक बड़ी कंसोलिडेशन देख लिया, हालांकि ज़रूर मूव्स हैं लेकिन उस पेस पर नहीं है। M&M को कैसे ट्रीट करेंगे इस वक्त? यस, M&M की बात करें तो यहाँ पर ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई है। मुझे लगता है थोड़ी सी स्पेस और है नीचे आने की। अभी हो सकता है ये 1620 से 1600 के रेंज में आए। वहां अगर 1600 के जितने क्लोज मिलेगा वो एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। अभी इस वक्त थोड़ा सा साइडवेज रहेगा। आइसर मोटर हालांकि मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आस जो 3850 3800 का एरिया है, ये एक अच्छा डिमांड जोन है, तो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल नजर आता है मुझे। ओके, आइशर मोटर्स को आप प्रेफर करेंगे, ठीक है। आज OMCs इंच बैक तो वापस कर रहे हैं, इनमें रिकवरी ट्रेड आज दिख रहा है। HPCL अभी थोड़ी देर पहले सुमित मूलचंदानी भी रेकमेंड कर रहे थे, 2% की तेज़ी वहाँ पर है। और इनफैक्ट एक और स्टॉक जहाँ पर पेरेंट ग्रुप से एक सप्लाई के हैंगओवर की बात कल भी हो रही थी, मदरसन सुमी वायरिंग, आज यहाँ 2% की तेज़ी है। कल छोटा ब्लॉक था, कोई बहुत बड़ा ब्लॉक नहीं था। एक स्टॉक में डिस्कस करना चाहूँगा, सुला विनयार्ड। अभी खबर ये आई है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक टैक्स रिफंड इशू किया है इनको। वैट का था, कुछ पैसा वापस आ रहा है। स्टॉक 3-4% ऊपर है, रिसेंट IPO है। सनी, आप सुला विनयार्ड गए हैं कभी? आपके मुंबई के पास में ही है इनका रिजॉर्ट, नासिक के पास। स्टॉक दिखा है आपने वैल्यूएशन में, या इनके प्रोडक्ट्स का सेवन किया है कभी? अजय जी, डेफिनेटली हमारा व्यू कंस्ट्रक्टिव है सुला वाइन विनयार्ड्स को लेकर के। वन ऑफ द मार्केट लीडर है वाइन सेगमेंट में, और वाइन एज अ कैटेगरी इंडिया में अभी काफी अंडर पेनेट्रेटेड है। इसका पेनेट्रेशन मुझे लगता है कि ग्रेजुअली बढ़ेगा और इसका एक नेचुरल बेनिफिशियरी रहेगा। और वैल्यूएशन के लिहाज से भी मुझे लगता है कि एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। अगर मैं थोड़ा सा इसका लॉन्ग टर्म का अगर व्यू लेता हूं तो डेफिनेटली दिस शुड बी योर पार्ट ऑफ योर मिड कैप और पोर्टफोलियो। मार्केट लीडर कंपनी है, स्ट्रॉन्ग नंबर्स पोस्ट करती है, और एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट टाइम जिसे हम कहते हैं, काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ग्रोथ भी आ रही है ये सेगमेंट में। तो वी आर बुलिश ऑन सुला विनयार्ड। मतलब मुझे लगता है कि ये जो स्टोरीज है 15 से 18% की केगर स्टोरीज है, कंजम्पशन स्टोरीज, इसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, बस लेके बैठ जाओ और जस्ट राइट द स्टोरी ऑन इंडिया कंजम्पशन का जो ग्रोथ है उसके ऊपर एक वन ऑफ द बेस्ट प्ले रहेगा। तो मैंने कुछ इनके शेयर होल्डर्स से बात कर रहा था कि सर आपने क्यों लिया स्टॉक, ये बड़े शेयर होल्डर्स लिस्ट होने के बाद। तो आपको हैरानगी होगी प्रियंका ये जान के कि इंडिया जैसे मार्केट में, मुझे एक शेयर होल्डर ने, बड़े शेयर होल्डर ने ये बात बताई, और शायद हमारे पैनलिस्ट को भी हैरानगी होगी। सनी, आपको मालूम था क्या ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, कि इंडिया इज अ विस्की ड्रिंकिंग मार्केट कंट्री, और इंडिया में विस्की का जो सेवन होता है वो बाकी सारे दूसरी अल्कोहलिक बेवरेजेस से ज़्यादा होता है। हाँ। इतना ज़्यादा होता है, मतलब ये डिफरेंस है कि फॉर एवरी लीटर ऑफ विस्की कंज्यूम्ड, यानी हर लीटर की विस्की जो कंज्यूम होती है देश भर में, उसके सामने वाइन का कंजम्पशन आपको कितना मालूम है? सिर्फ 1-2% 1 टीस्पून। हाँ। 1 टीस्पून, हाँ। इतना डिफरेंस है। और ये विमेन ड्रिंकर्स की तरह टिल्टेड, और जैसे विमेन एम्पावरमेंट अपनी चॉइसेस में करी, तो वो एक नया मार्केट इनके लिए बन के आ रहा है। हालांकि नंबर्स देखेंगे तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेच दिखेगा। 100 करोड़ रुपए का कारोबार करते हैं, 4000 करोड़ का एम कैप है, 40 टाइप, बट स्कैरसिटी प्रीमियम कोई और दूसरी कंपनी नहीं है इस तरह की। बट ये स्टॉक है इंटरेस्टिंग, जहाँ थोड़ा सा इनके पास वाइन टूरिज्म का एक कोशेंट आ रहा है कि वो शायद थोड़ा सा इनके रेवेन्यू, लेकिन उनको बढ़ाने पड़ेंगे ना। एक नासिक में एक होने से कुछ नहीं से क्या होगा। लेकिन ये कैटेगरी की बात जो है, जैसा कि सनी ने बताया, काफी इंटरेस्टिंग काम हो रहा है। ये आपका एनटीपीसी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। 15 साल के हाईएस्ट लेवल पे सुमित, कैसे ट्रेड किया जाए एनटीपीसी को? 320 हो गया है। निकल लें या अभी भी ट्रेल करें? सुमित, अनम्यूट करें
सॉरी अजय जी, अगर एक ट्रेडिंग के बेहाफ में बात करें तो देखिए काफी अच्छा एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बना हुआ है, तो द बेस्ट इज टू ट्रेल विद द स्टॉप लॉस। अगर किसी का ट्रेडिंग का नजरिया है तो यहाँ पे मेरा एक स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना चाहूंगा वो है रहेगा 315 का। लेकिन अगर किसी के पास लंबा नजरिया है अभी भी 3 से 4 महीने का, तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 300 एंड टिल द टाइम जस्ट राइड द ट्रेंड, दैट विल बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी। क्या बात है। एक और न्यूज, और इनफैक्ट एचएएल, और आज भी 3.5-4% 4% की तेजी और 2 लाख करोड़ के पार हो गई अब एचएएल की भी मार्केट कैप। जिस तेजी से ये बड़ा है काउंटर, अमेजिंग। और अब देखिए इसकी 2 लाख करोड़ यानी दूसरे क्लब में एंट्री हो गई है। 1 लाख करोड़ वाले क्लब से ऊपर 2 लाख करोड़ के क्लब में एंट्री अब इसकी हो गई है एचएएल की। क्योंकि जैसे एयरक्राफ्ट जो है वो एक लेवल्स क्रॉस करके फिर आसमान के ऊपर चला जाता है, तो कहीं ना कहीं एचएएल का जो स्टॉक वो भी एक डिफरेंट लेवल पे पहुंच गया। करेक्ट। ऑलराइट, ठीक है। कुछ स्टॉक्स और देखते हैं जिनमें अच्छी मूव है और इनफैक्ट क्या तेजी बढ़ सकती है। तो काउंटर्स तो कई सारे आ रहे हैं, इनफैक्ट पावर के कई काउंटर्स आ रहे हैं, टाटा पावर भी है। गेल को भी एक बार डिस्कस करते हैं। इसको भी कई बड़ी फर्म्स की तरफ से, कई बड़े इंस्टीट्यूशन की तरफ से एक स्टॉक ऑफ द ईयर भी बोला है कि इसमें एक अच्छी मूव रह सकती है। और पीएसयू बास्केट में आप देखें तो रिलेटिवली ऑयल एंड गैस के काउंटर्स चले भी कम हैं। गेल इंडिया पर आज जिस मूड में है, क्या ये थोड़ी और तेजी बढ़ सकती है? आज के लिए एक मोमेंटम रह सकता है या फिर एक शॉर्ट टर्म व्यू बना सकते हैं अक्षय? पीएसयू का थीम रहा है और चलेगा, ये मेरा मानना है। तो गेल का जो बात कर रहे हैं हम, तो इंट्राडे की भी आप मूव देखें तो पॉसिबल है 168 तक छू जाए, पर मैं कहूंगा इसे आप पोजिशनल बेसिस या मीडियम टर्म पे रखना पसंद करें, क्योंकि इसमें और 185 से 190 तक अपसाइड दिख रहा है मुझे। पॉजिटिव सेटअप है, बस 3-4 दिन का कंसोलिडेशन है जो जल्दी ब्रेक हो सकता है। तो 162 का सपोर्ट बेस बनते हुए दिख रहा है। इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस बनाइए और 185 से 190 के टारगेट के लिए ये ट्रेड को राइड कीजिए। एडिशन का जो डेटा है, जो तांता शुरू हुआ है, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जो लेटेस्ट डीमैट एडिशंस का डेटा आपके स्क्रीन पे आएगा, वो 50% ग्रोथ दिखा रहा है अभी भी। कुछ लोगों का ये मानना है प्रियंका कि चलते हुए बाजार में बढ़ते हैं डीमैट अकाउंट और घटते हुए बाजार में ग्रोथ स्लो जाती है। हालांकि मैं पार्टली एग्री करता हूँ, पार्टली मोमेंटम चेज करते हैं इन्वेस्टर्स, लेकिन काफी हद तक ये स्ट्रक्चरल भी हो रहा है। अब लोग समझ रहे हैं कि सिर्फ सट्टा नहीं होता है स्टॉक मार्केट, वो जेन्युइन वेल्थ क्रिएशन भी है। और जिन्होंने संदेह किया स्टॉक मार्केट के प्रोसेस, वो 9 साल से मिस कर गए रैली को बहुत जबरदस्त। तो इसलिए तेजी भी आ रही है और इसके रिलेटेड सारे स्टॉक लेके आइए जल्दी जल्दी। ये देखिए करीब 42 लाख डीमैट अकाउंट खुले हैं दिसंबर के महीने में। कुछ हद तक ये सही है, चलते हुए बाजार में आते हैं, गिरते हुए बाजार में ये धीमा हो जाता है। अब इसमें बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ब्रोकिंग स्टॉक्स हैं, इसके अंदर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, इसमें वेल्थ मैनेजमेंट है, प्लेटफॉर्म्स है, सीडीएसएल, बीएससी, रुक ही नहीं रहे। मैं एक छोटा स्टॉक डिस्कस करना चाहूंगा, उसमें सनी अग्रवाल। अगर आपके पास राय हो इस स्टॉक पे तो ठीक है, मुश्किल लग रहा है मैं टेक्निकल से ले लूंगा, नहीं तो कोई और स्टॉक आप बाजार के जो तेजी है और बाजार के इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। मैं डिस्कस करूंगा एमके ग्लोबल, वो भी एक लिस्टेड कंपनी है, उन्हें हाल ही में म्यूचुअल फंड का लाइसेंस मिला है। संतोष मीना, आप चार्ट देख करके रखें, लो वॉल्यूम स्टॉक है, रिस्की हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन अभी सनी से उनकी पिक ले लें। सनी? या अजय जी, डेफिनेटली जिस तरह से मार्केट में एक्साइटमेंट है, वॉल्यूम हो रहे हैं, पूरे स्टॉक मार्केट इंटरमीडिएरीज हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक काफी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ रिजल्ट हम Q3 में आते हुए देखेंगे। और मुझे अगर इसमें से पिक करना होगा तो मेरी इसमें पसंदीदा स्टॉक रहेगा IIFL सिक्योरिटीज। एक काफी मानी हुई कंपनी है। एट द सेम टाइम अगर हम देखें कि उनका जो बिजनेस है बहुत इंस्टीट्यूशन साइड, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग साइड और एट द सेम टाइम वेल्थ मैनेजमेंट साइड में है, तो IIFL सिक्योरिटीज एक मेरा इसमें टॉप पिक रहेगा। और अगर मुझे डिपॉजिटरी साइड में जाना है तो डेफिनेटली एक ही प्लेयर अवेलेबल है, वो है CDSL। डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, जब डीमैट अकाउंट एडिशन होता है तो इसका बेनिफिट CDSL को डेफिनेटली मिलेगा। ओके, CDSL आपकी यहाँ पर प्रिफर्ड पिक रहेगी, लेकिन टेक्निकल्स कितने सपोर्टिव हैं और लॉन्गर गेन्स के लिए? ऑफ कोर्स रीजंस तो दिख ही रहे हैं हमें संतोष। CDSL, BSE, एंजल वन जैसे स्टॉक्स, एंजल वन के तो इनफैक्ट कल भी जो अपडेट्स आए, मंथली अपडेट, जबरदस्त अपडेट आए। एक बार एंजल वन को भी लेकर आते हैं, कल स्टॉक कैसा चला था और अब क्या फॉलो बाइंग भी उसमें आ रही है। 1.5%, 1.25% की तेजी आज भी दिख रही है। एंजल वन को क्या एक इन लेवल्स पर आप ऐड करेंगे? फ्रेश एंट्री पॉइंट कहाँ ढूंढ सकते हैं इसमें संतोष?
यस प्रियंका, मुझे लगता है कि मैं इस साल लास्ट ईयर एंड में भी ये डिस्कस कर रहा था कि ये थीम बजिंग रहेगी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, और मुझे लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। एंजल वन का हालांकि बहुत बड़ी तेजी ऑलरेडी आ चुकी है, बट स्टिल मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए, 3500 का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर में चाहे 4000 प्लस के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैं बेटर स्टॉक बताऊंगा जहाँ रिस्क रिवॉर्ड मुझे फेवरेबल नजर आता है, वो है मोतीलाल ओसवाल। इस स्टॉक के चार्ट को देखो, यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक ब्रेक है। स्टॉक ने तब परफॉर्म भी नहीं किया, ये स्टॉक बड़ी तेजी के लिए तैयार है। लग रहा है इसके जो 2017 के हाई थे 1600 रुपए के, वो बहुत जल्दी अचीव होते नजर आएंगे। तो इस स्टॉक पे नजर रखिए, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल नजर आता है। रिस्क रिवॉर्ड के फेवरेबल, बिल्कुल हम यही कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि टेक्निकल लेवल्स आप चेक करके हमारे व्यूअर्स के बेनिफिट के स्टॉक्स बताएं जिनमें मोमेंटम आ सकता है, जिनमें बड़ी रैली कैचअप हो सकती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए आज नीलेश जैन हमारे ऑप्शन के चैंपियन के आज एक्सपर्ट है, उनसे समझते हैं कि वो कौन सा ट्रेड लेकर आए आज। मॉर्निंग नीलेश, बताएं कौन सा स्पेस से आज आपका कॉल? कल तो आई थिंक आपने गोदरेज प्रॉपर्टीज दिया था, आज कहां से होगी कॉल? मॉर्निंग प्रियंका, बिल्कुल फोकस है इंश्योरेंस स्पेस पे। आज के सेशन में काफी अच्छा मूव वहां पे देखने को मिल रहा है। एसबीआई लाइफ में हम ऑलरेडी मूव देख चुके हैं, अब बारी है एचडीएफसी लाइफ की। एक कंसोलिडेशन है इस पर्टिकुलर काउंटर में, उसके बाद एक अटेम्प्ट हो रहा है 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने का, और एक शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट कैंडिडेट है ऊपरी सर ऊपर 670 से 680 तक का मूव हम एचडीएफसी लाइफ की अंडरलाइन में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इसलिए यहाँ पे 660 का कॉल ऑप्शन जो करंटली 17 रुपीज के आसपास चल रहा है, इसे लॉन्ग करने की सलाह होगी। 14 रुपीज का छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, 22 रुपए और 26 रुपए के दो टारगेट होंगे। इन टर्म ऑफ रुपीज अगर हम देखें तो 3900 के आसपास का रिस्क बन रहा है यहाँ पर, और रिवॉर्ड 1:2 के रेशियो में 8800 रुपीज तक का रिवॉर्ड यहाँ पे बनता हुआ नजर आ सकता है। इसीलिए एचडीएफसी लाइफ में इस मोमेंटम को प्ले करने के लिए 660 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने की सलाह होगी। ठीक है, एचडीएफसी लाइफ की 660 की कॉल आप एक नेकेड कॉल ले रहे हैं यहाँ पर, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर अपने व्यूअर्स को बता दें, याद रखें। रिस्क असेस करके, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, ऑप्शन के ट्रेड थोड़े रिस्की होते हैं, इसलिए रिस्क को असेस करके इसमें कोई ट्रेड ले। शुक्रिया नीलेश इस जानकारी के लिए। ठीक है अजय, खास डिस्कशन हमारी। जी हाँ, खास डिस्कशन। रियल एस्टेट में तेजी हो रही है, बहुत जबरदस्त स्टॉक चल भी रहे और डेटा भी आ रहा है। देखिए आज लोधा का डेटा आता है, स्टॉक 8% ऊपर हो गया। लेकिन हमारे साथ पंकज कुमार अब जुड़ रहे हैं बात करने के लिए कि जो तेजी दिख रही है कितनी जस्टिफाइड है, कौन से नामों में यहाँ से भी पैसा बनेगा, या वाकई वैल्यूएशन अब थोड़ा स्ट्रेच हो गए। पंकज, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप काफ़ी बिजी होंगे आजकल, ढेर सारे क्लाइंट कॉल्स वगैरह वगैरह, आपका सेक्टर तो इतनी तेज़ी में है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ इस स्पेस में तो करीब 1.5 साल से चल रहा है, नया नहीं है। लेकिन अब जो मूव्स दिख रहे हैं 10-10, 15-15% के, वो लोगों को अचंभे में डाल रहे हैं कि साहब क्या ये अंडर ओन था ये जगह? शायद नहीं, लोगों ने लेना शुरू कर दिया था, नहीं तो लोधा इस भाव पे, ब्रिगेड इस भाव पे होता ही क्यों। लेकिन क्या अब ये थोड़ा वैल्यूएशन स्ट्रेच जोन में जा रहा है या सस्टेनेबल है? क्योंकि एक व्यू ये आता है कि साइकिल तो ये लॉन्ग चलेगा, लेकिन नियर टर्म में सारे पॉजिटिव्स प्राइस इन हो गए। पहले ये बताइए, फिर हम आपके टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग अजय। जैसा आपने करेक्टली कहा है कि स्टॉक्स जो लास्ट 1-1.5 साल में जो दिखे है, तेजी दिखी है, वैल्यूएशंस या अंडरओन था, ये एक फैक्टर था। वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव थे, इसकी वजह से काफी इंटरेस्ट आया, लेकिन उसके साथ परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी रही है कंपनीज की। लेकिन एक बात हमें यह जानना चाहिए कि जो हमने इससे पहले जो देखा था, एक बहुत लंबा समय था जहां पर ये सेक्टर अंडर परफॉर्म किया था, डिमांड या प्राइसेस इतने परफॉर्म नहीं, ग्रो नहीं हुए थे। लेकिन अभी प्राइसेस भी इंक्रीज होना स्टार्ट हुए हैं, एंड इन्वेंट्री अगर आप देखेंगे सिस्टम में तो करीबन 1.5 साल की इन्वेंट्री है, जो कि अभी भी कम है अगर आप पास्ट ट्रेंड देखेंगे। उसके साथ ही अगर आप लॉन्च पाइपलाइन देखेंगे कंपनीज की, तो लॉन्च पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है। इवन फर्स्ट हाफ में जो हमारे कवरेज यूनिवर्स के स्टॉक्स हैं, उन्होंने करीबन 2.8 मिलियन स्क्वायर फीट का जो लॉन्चेस, करीबन 2.8 करोड़ स्क्वायर फीट का लॉन्चेस किया है, एंड उसके सामने अभी पाइपलाइन फुल ईयर का जो 10 करोड़ स्क्वायर फीट का है। तो ये काफी बड़ा एक लॉन्च पाइपलाइन है फॉर द FY24, और साथ में वॉल्यूम्स भी अच्छे हो रहे हैं। जैसे कंपनी लॉन्च करती है प्रोजेक्ट्स पे, काफी अच्छा एक रिस्पॉन्स भी आता है। आपने मैक्रोटेक का नाम लिया जिसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, कल शोभा के नंबर्स जो आए उसमें भी काफी अच्छे नंबर्स आए। सो ओवरऑल आउटलुक आप देख रहे हैं तो सेल्स काफी स्ट्रांग है, अफोर्डेबिलिटी फैक्टर भी फेवरेबल है, एंड लॉन्च पाइपलाइन भी काफी स्ट्रांग है। पर्टिकुलरली लिस्टेड कंपनीज जो कि मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं या इनकी मार्केट शेयर प्री कोविड लेवल से ऊपर है, सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है।
ओके, ऑलराइट, मॉर्निंग पंकज। तो ये तो एक ट्रिगर है स्पेस के लिए, लेकिन अब यहाँ पर टॉप बेट्स क्या होंगी? इतना चल चुके हैं ये स्टॉक्स, अभी वैल्यू कहाँ दिखती है आपको? अभी अगर आप स्टॉक्स की बात करें तो हमारे जो कवरेज में ज्यादातर स्टॉक्स तो फेयर वैल्यू के ऊपर चल रहे हैं। और अगर आप हिस्टोरिकल जो प्राइस बैंड देखते हैं, जो वैल्यूएशन बैंड देखते हैं, करीबन 7 से 10 का ईवी एबिटा ऑन FY25 प्रीसेस नंबर जो है उस बैंड में चल रहा है, जो कि ऊपर लेवल का बैंड। तो यहाँ पर थोड़ा हमें लगता है कि वैल्यूएशन स्ट्रेच है, नो डाउट। लेकिन इसमें बहुत ही ये जो स्टॉक्स जो हम देख सकते हैं ऑन डिक्लाइन, और मे बी आफ्टर रिजल्ट्स हम उनके नंबर रिव्यू करेंगे। उसमें आप लोधा देख सकते हैं, उसमें आप ब्रिगेड देख सकते हैं, सिग्नेचर ग्लोबल देख सकते हैं। ये सिग्नेचर ग्लोबल ये रडार इंटरेस्टिंग पे है। ये है रडार पे कि ये हाल ही में लिस्ट हुई कंपनी है, बड़ी अंडर द रडार थी। आपको हैरानगी होगी ये जान के, हम लोग तो ट्रैक कर ही रहे हैं इसको आईपीओ टाइम से। ये बड़ी फ्लैटिश लिस्टिंग हुई थी, बहुत धमाकेदार नहीं हुई। लिस्टिंग के बाद ये दुगना तिगना हो गया। डायरेक्टर साहब 6 महीने का चार्ट लेके आइए, 6 महीने का चार्ट लेके आइए डायरेक्टर साहब। ये देखिए 350-400 वाला 1.5 गुना हो गया है। मैं आपसे पंकज इसी में बात कर लेता हूँ। पहले सिग्नेचर ग्लोबल के क्या नंबर्स दिख रहे हैं आपको 25-26 में, जो बढ़ने के बाद भी आपको ये लेने लायक दिख रहा है? इसमें अगर ओवरऑल आप देखेंगे, हमारा जो एक्सपेक्टेशन है करीबन 26% CAGR का हमें दिखता है इन टर्म्स ऑफ प्री सेल्स इन बिटवीन FY23 to 26। ये काफी हेल्दी नंबर है। और एक बात हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये कंपनी गुरुग्राम NCR बेस्ड कंपनी है और मिड एंड अफोर्डेबल सेगमेंट पे फोकस करती है। और वहां पर आप देखेंगे तो जो लोकल प्लेयर्स बहुत सारे पिछले साइकिल में जो इम्पैक्ट हुए थे, अभी नेम्स जो है लोकल नेम्स बहुत सिलेक्टेड ही बचे हैं। और यहाँ पर ये कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और जो सेगमेंट में है वो भी काफी अच्छा कर सकती है लुकिंग एट द फ्यूचर। ओके, ये तो सिग्नेचर ग्लोबल पर बात हुई। मैक्रोटेक भी आपने एक दूसरे अपनी रिकमेंडेशन बताई, और इनफैक्ट इनके Q3 के कलेक्शंस भी आज सुबह आए हैं। इनकी प्री सेल्स भी दिखी हैं, ग्रोथ है YoY लगभग 12% की, और साथ ही इन्होंने अपना नेट डेट रिमेन स्टेबल बताया है। मैक्रोटेक को लेकर आपके क्या बड़े रैशनल हैं जिस वजह से आप ले रहे हैं, और किस तरह के टारगेट दिखते हैं आपको? मैक्रोटेक मुंबई का बहुत बड़ा एक डेवलपर है, बट दे आर ऑल्सो लुकिंग एट न्यू ज्योग्राफी लाइक पुणे या फिर बैंगलोर में वो काफी ज्यादा फोकस करने वाले हैं। इनफैक्ट अभी बैंगलोर में उन्होंने लॉन्च भी किया है और वहां पर अच्छा एक सेल्स उन्हें दिखा है। और मुंबई की भी बात करें अगर, तो जो नवी मुंबई एरिया साइड में है या फिर MMR में हम बोल रहे हैं, जहाँ पर उनकी काफी स्ट्रॉन्ग लैंड बैंक है, करीबन 4000 एकड़ की लैंड बैंक है। वो एक विजिबिलिटी देता है कि फ्यूचर में एक वॉल्यूम ग्रोथ वहां से कंटिन्यू रहेगा। और उसके अलावा आप देखेंगे, जैसा आपने हाईलाइट किया कि डेट रिडक्शन है या फिर डेट अंडर कंट्रोल्ड है, ये बहुत बड़ी चीज है। और इस कंपनी का अगर आप लास्ट 9 महीने का सेल्स या फिर जो उन्होंने नए प्रोजेक्ट्स ऐड किए हैं, ये ऐसा दर्शाता है कि ये साल के टारगेट्स वो सरपास कर सकते हैं। और इसमें हमारा एड रेटिंग है और हमारा फेयर वैल्यू अभी 910 रुपये। ठीक है, ऑलराइट पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और ये सारी रिकमेंडेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो रियल एस्टेट में जिस तेजी के बीच आप अगर कोई वैल्यू पिक्स ढूंढ रहे हैं, तो पंकज ने हमें 3 स्टॉक्स बताएं जिन पर आपको नजर रखनी होगी, जहां पर आपको मूव अच्छी मिल सकती हैं। ठीक है, कमिंग बैक टू मार्केट्स, थोड़े से आज मिड कैप IT, इनफैक्ट IT रिबाउंड करा था। कल भी आप अगर देखें अजय, जो रिपोर्ट्स आई हैं अलग अलग स्टॉक्स पे, अलग अलग लार्ज कैप्स में जो रिपोर्ट्स आई थी, हर स्टॉक को अलग ट्रीट करना चाहिए। मिड कैप IT में भी अब रिबाउंड आ रहा है। कोफोर्ज में आप देखें वहां पर मूव है 2-3 दिन की सेलिंग के बाद, और IT कल ज्यादा गिरा भी नहीं था, परसों काफी परसों गिरा, कल थोड़ा रिबाउंड हुए कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स और अब वापस से आ रहे हैं। एक बार मिड कैप IT में कोफोर्ज रडार पे आ रहा है क्या अक्षय? संतोष है हमारे साथ। संतोष, यस जी, ये स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक जब भी बाउंस बैक करता है सबसे तेजी से बाउंस बैक करता है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जो था 5900 वहीं से बाउंस बैक कर रहा है। बस मैं वॉच करूंगा इसका जो 6150 6200 का जो रेजिस्टेंस जोन है, जैसे ये 6200 क्रॉस करेगा, इसमें एकदम 6500 तक की अपसाइड देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, 6200 का लेवल क्रॉस करने दीजिए, फिर ट्रेड लीजिएगा। तो ऊपर में आपको 300-400 पॉइंट की अपसाइड देखने को मिल सकती है, नीचे फिर स्टॉप लॉस आपके लिए 6000 रुपीज का रहेगा।
कुफोज क्यों आप बिरला सॉफ्ट को देखिए, ये तो खैर वन साइडेड मूव में रहा है, एम्फोसिस ज़्यादा नहीं चला है, लेकिन संतोष एज कंपेयर टू अदर मिड कैप आईटी काउंटर्स, क्या ये अब एक बाइंग जोन में है, क्या ये रैली के मूड में है ऊपर की तरफ? यस प्रियंका जी, मुझे लगता है कि एम्फेसिस यहाँ से आउटperform कर सकता है, बिकॉज आप देखो तो इसका मेजरली एक्सपोजर यूएस में बीएफएसआई सेगमेंट में है, और इसी वजह से ये जब वहाँ पे जो छोटी बैंकों का क्राइसिस आया था तो तब इसमें तेज गिरावट आई थी। अब लग रहा है वहाँ पे वो खत्म हुआ और ये स्टॉक चलने के लिए तैयार है। 2800 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा इसमें बड़ी तेजी बनेगी। करंट लेवल से भी इसमें खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपके लिए 2550 का रहेगा। 2750 2800 का लेवल क्रॉस करता है तो और पोजीशन ऐड कीजिएगा, क्योंकि 2800 के बाद जो नेक्स्ट टारगेट आ रहा है उसका 3300 रुपीज तक का आ रहा है। ठीक है, चलिए ये तो आईटी की बात हो गई। इनफैक्ट आप लार्ज कैप आईटी में भी देखें तो विप्रो, एलटीआई, माइंडट्री, ये आपको टेक महिंद्रा, इनफैक्ट ये तीनों के तीनों पहले 5 काउंटर में, पहले 5 तेजी वाले काउंटर्स में शामिल हैं। और दूसरे जो काउंटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो क्लियरली आईटी लीड ले रहा है आज। बैंक्स एंड फाइनेंस से अच्छी मूव है। मेटल वापस आ गए हैं आपके लिए। तो जो 2 ड्रैगनिंग सेक्टर्स थे जिन्होंने थोड़ा सा दबाव जरूर बनाया था, वो कहीं ना कहीं वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इनफैक्ट इस वक्त इंडेक्स पे क्या ट्रेड बन रहा है ये भी संतोष से समझता है। संतोष, लगभग आधा पौना घंटा हो गया हमें खुले हुए, और अब हम देख रहे हैं कि एक स्टेबिलिटी सी बनी हुई है बाजार में, कोई फॉलो बाइंग ही आई है खुलने के बाद, गैप के बाद भी। तो क्या अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस के लेवल की बात हो रही थी वो अब भी क्या और उसी बैंड में है हम 21,700 से 21,800 के बीच में? इस वक्त कॉल्स की पोजिशनिंग कैसी चल रही है ऊपर की कॉल्स की? क्या हम बैंड को क्रॉस कर सकते हैं? यस, थोड़ा सा रेजिस्टेंस जरूर है 21,750 के आसपास, बट जिस हिसाब से मोमेंटम है और आईटी स्टॉक्स और बैंकिंग दोनों का सपोर्ट मिल रहा है तो लग रहा है कि शायद ये 750 का लेवल क्रॉस करके एक बार फिर से हम 800-850 के जोन में जाने की कोशिश करेंगे। वहां फिर रियल टेस्ट रहेगा। वहां तक अभी जाने की संभावना है क्योंकि हम पहले वहीं से पलटे थे। तो मेरे हिसाब से 800-850 के टारगेट के लिए निफ्टी को अप्रोच किया जा सकता है। 21,700 के आसपास स्टॉप लॉस रखिए। बैंक निफ्टी में भी मुझे लगता है स्ट्रेंथ रहेगी। बैंक निफ्टी में आप 48,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके खरीदारी कर सकते हैं। जो ऊपर का एक्चुअल टारगेट आ रहा है बैंक निफ्टी का 48,800 का आ रहा है। ठीक है, आज सबसे ज़्यादा जो डिफेंसिव माने जाते हैं वो ही बैकफुट पे भी है। हालांकि कल आप देखें तो कल की रिबाउंड में, कल की अच्छी तेज़ी में फार्मा भी जम के पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन थोड़ी सॉफ्टनेस आपको एफएमसीजी के पैक में आज दिखाई दे रही है। फार्मा और एफएमसीजी इनफैक्ट लीडिंग पैक में सबसे नीचे दिख रहे हैं। बड़ी तेजी जो आ रही है, आज भी रियल एस्टेट ने फ्रंट सीट ली हुई है। कल भी क्लियरली आउटलायर था रियल एस्टेट पैक ही, वहीं से बड़ी मूव्स आ रही थी, और आज भी अभी देखें तो रियल एस्टेट पैक में बड़ी मूव है। आईटी वापस आ गया, पीएसयू स्पेस काफ़ी बजिंग है। मेटल्स में इनफैक्ट एक मेटल इंडेक्स को आप देखिए, वहाँ 1% की तेज़ी दिख रही है। एनर्जी काउंटर्स वापस आ रहे हैं और ऑटो की रफ्तार तो ऑलरेडी बनी ही हुई है। सो ओवरऑल एक अच्छा कॉम्बिनेशन। देखना होगा क्या हम इस रेजिस्टेंस जोन को, जो यहाँ से 20-25 पॉइंट्स ही दूर है, क्या क्रॉस कर लेते हैं, और उसके बाद फिर अनदर 100-150 ऑड पॉइंट्स ऑन निफ्टी ऑल्सो लुक्स पॉसिबल। लेकिन बैंक्स इस बीच जिन गेंस के साथ खुले थे वो थोड़े से उस गेंस को इरोड भी किया है बैंक्स ने। लेकिन मिड कैप बैंक्स में आप बात करें तो वहां पर तेजी बहुत स्ट्रांग है। बिजनेस अपडेट्स अच्छे आ रहे हैं, और आप देखें तो इनमें बिजनेस अपडेट्स अच्छे आ रहे हैं। बैंक्स और फाइनेंशियल ज़्यादा चले भी नहीं थे, तो पूरा कॉम्बिनेशन बैंक्स के लिए बहुत स्ट्रांग मोमेंटम भी बना रहा है। इंडियन बैंक या बैंक ऑफ इंडिया और इनफैक्ट बीओबी भी, इनमें से कोई स्टॉक आप ऐड करेंगे यहाँ से जिसमें एक अच्छी मूव, सस्टेन मूव रह सकती है? बिजनेस अपडेट्स अगर को व्यू में एक बार रखा जाए तो संतोष। ओके, हाँ, यस, मेरे रेडार पे बैंक ऑफ इंडिया है, और बैंक ऑफ इंडिया में मुझे बड़ी तेजी लगती है। इस स्टॉक में परफॉर्म भी नहीं है, चार्ट स्ट्रक्चर भी अच्छा है, तो इस स्टॉक को रेडार पे रखिए। और मैं पर्सनली भी, मेरी पोजीशन है बैंक ऑफ इंडिया में, होल्डिंग है, और लग रहा है कि मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से 200 रुपए तक की बड़ी तेजी दिखा सकता है। नियर टर्म में यहाँ पे मुझे 136 रुपए के टारगेट नजर आते हैं, तो आप खरीदारी करते हैं तो आपके लिए अभी स्टॉप लॉस रहेगा 114 रुपए का, और 136 रुपए का इमीडिएट टारगेट रहेगा। ऑलराइट, ठीक है, ये तो बात हो गई बैंकिंग स्टॉक्स पे, और वो भी लार्ज मिड कैप पीएसयू बैंक्स पे। लेकिन दूसरे कुछ और काउंटर्स की देखते हैं। स्टील में आपको फिर से सेल, टाटा स्टील, इनमें वापसी हुई दिख रही है। थोड़े से लगाड़ थे कल ये, लेकिन टाटा स्टील 1% की तेजी, और सेल इस वक्त 1.5% की। सेल तो अब बैन में, आई थिंक ये भी अभी भी एफएनओ बैन में है। स्टील काउंटर को ऐड करना होगा तो आप कौन सा ऐड करेंगे? टाटा स्टील बेटर लग रहा है क्या संतोष?
प्रियंका मुझे सेल बेटर लग रहा है। सेल 100 अपने 10 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक कर रहा है। कल थोड़ी सी एक नेगेटिव न्यूज थी, कोई इसका जो इसकी एक सब्सिडी थी उसका डाइवेस्टमेंट होने वाला था, वो अभी कैंसिल हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक रिवर्सल दिखा रहा है। तो जैसे ये बैंड से बाहर आएगा फिर इसमें बड़ी तेजी बनेगी। इन स्टॉक्स में आप देखो नोटिस करोगे तो जैसे ये स्टॉक बैंड से बाहर आते हैं स्टॉक में बड़ी तेजी बनती है। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। यहाँ से खरीदारी करते हैं तो आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 116 रुपए का, ऊपर में टारगेट रहेगा 130 रुपए का। ठीक है, तो लेकिन बैंड से बाहर आने का इंतजार करना का 130 तक के लेवल्स तब देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये तो कुछ काउंटर्स हो गए, लेकिन अब आप देखें एक बार टेक्सटाइल काउंटर्स को भी देखें। पीडीएस आपको याद होगा, वहाँ पर बड़े इन्वेस्टर्स आए हैं। Q2 के आप नंबर्स अगर देखें, जिस तरह के नंबर्स इंडो काउंट के, वेल्सपन इंडिया के रहे हैं नंबर्स, और इनफैक्ट रीमन जैसे कंपनियों के। अब क्या यहाँ पर एक बार फिर से फिनिक्स मिल्स, अभी थोड़ी देर पहले अजय भी डिस्कस कर रहे थे, इसमें भी एक टेक्सटाइल का कोशंट होता है, और साथ ही कुछ और काउंटर्स ट्राइडेंट जैसे। क्या ये स्पेस में मूव शुरू हो गई है? अर्ली मूवर का एडवांटेज तभी मिलेगा संतोष अगर हम पहले कैचअप कर लेंगे। यस प्रियंका, आप स्टॉक्स पालक इंडस्ट्री जैसे स्टॉक पिछले 2-4 दिनों में बड़ी तेजी आ चुकी है, तो ये टेक्सटाइल स्पेस कहीं ना कहीं बजिनल। ट्राइडेंट की बात करें तो स्टॉक अभी चल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से फॉर्मेशन है ये भी चल सकता है। नॉर्मली इसका टिकट साइज छोटा है तो ट्रेडर्स के रेडार पे आ जाता है। तो स्टॉक भी अच्छा है, वैसे डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। मुझे लगता है ट्राइडेंट में यहाँ पर आप 37 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। ऊपर का जो टारगेट आ रहा है वो 43 रुपीज का आ रहा है। ओके, 43 रुपीज के टारगेट के लिए आप ट्राइडेंट में एक बार ट्रेडिंग का व्यू बना सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई इक्विटीज की। क्विक